हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से इस शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी को एनसीईआरटी वाले बुक को खत्म कर रहे हैं। आज हमारा छठवां चैप्टर है और छठवां लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने ह्यूमन ज्योग्राफी से, जिसमें कि हम लोग एक इंडिविजुअल का या फिर ह्यूमन बींग्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने ज्योग्राफी के साथ, या फिर जो हम लोग पहाड़ नदियां वगैरह देखते हैं, इनसे क्या रिलेशन है, उससे हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। फिर हमने उनके पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की, फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में, उनकी डेंसिटी, उनकी ग्रोथ, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट, और फिर फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी एक्टिविटीज को देखा। प्राइमरी एक्टिविटीज को हमने इस तरीके से समझा कि जो भी चीज बिल्कुल नेचुरली हमारे फार्म फील्ड्स पर प्रेजेंट है, अगर उस पर कोई काम कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। जिसके अंदर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड को तो जानते ही हो, लेकिन उस एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर के ही कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आप लोग डेयरी फार्मिंग के बारे में जानते होंगे, या फिर आप लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानते होंगे, आप लोग पिसीकल्चर के बारे में जानते होंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में जानते होंगे। ये सारे एक्टिविटीज भी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। और सिर्फ यहां तक ही नहीं, बल्कि आपके अर्थ सरफेस के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना भी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो सारी चीजों को डायरेक्टली यूटिलाइज करने के लिए या फिर डायरेक्टली यूज करने के लिए निकाल रहे हैं, जो कि हमारे बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है, बिल्कुल प्राइमरी सोर्स। उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस उसको निकाल लो। ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन अब आज का जो चैप्टर है, उसको मैं आपको लिखता भी हूं यहां पर। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं भाई, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब यहां पर जरा आपको समझने की देरी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ये सेकेंडरी एक्टिविटीज जैसा शब्द हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूंगा ना, तो आप एक सिंगल लाइन ऑफ थॉट पे फिर से यही प्रेडिक्ट करोगे कि सर, जहां पर भी मैन्युफैक्चर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। बिल्कुल बात सही है आपकी। चलो, आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और इसको आपको तुरंत फटाफट से, अभी जितनी समझ आज तक की आपकी बनी है उसके बेसिस पर ही आप मुझे बता के नीचे कमेंट करो कि एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है इंटरटेनमेंट। सुनते हो ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो आखिरकार आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है, टर्शरी एक्टिविटी में आती है, क्वार्टनरी एक्टिविटी में आती है, क्विनरी एक्टिविटी में आती है। हालांकि आप लोगों ने टर्शरी, क्वार्टनरी और क्विनरी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के पास एक बेसिक नॉलेज तो होगा ही यार। हम लोग किसका, कौन से क्लास 12th की तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो 12th पास तो सब लोग हो गए ही। तो अपने कॉमन सेंस से मुझे बताना जरा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि जो हमारा यूजुअली सेकेंडरी एक्टिविटीज है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले देखो, हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे ही आप लोग के दिमाग में सेकेंडरी एक्टिविटी की बात घुसती है, आपका दिमाग एकदम से प्रोसेस करता है कि सर मैन्युफैक्चरिंग, यही है सर, यही मैन्युफैक्चरिंग सर, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं भाई कि अपना ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग है क्या। मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब समझ लेते हैं एक बार। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, और यहां पर बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन करके देखना चाहते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन चलो चौथे पार्ट पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज हम लोग बोल रहे हैं, उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सही है ना, चलेगा इतना। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हम लोग समझ भी जाएंगे, फिर हम लोग ये देखते हैं कि यार एक बात बताओ कि आखिरकार ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप सेकेंडरी एक्टिविटी। इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लिख सकते हो आप लोग। फिर चौथे नंबर पर जो हम बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इसको अगर और डीपली समझना है, इस पूरे सेकेंडरी एक्टिविटीज को अगर बहुत डीपली समझना है, तो हम लोग को एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना पड़ता है।
तब जाके हम लोग के सारे कंपोनेंट्स समझ में आ जाते हैं कि अच्छा भैया ये सारी चीजें मिलकर हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज बनाती हैं, या फिर उनको इन इन तरीकों से क्लासिफाई करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वंस दिस इज डन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, और हमारा चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाएगा। बस इतना ही है आज के चैप्टर में। हाँ, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है, इसमें आप लोग मेजर मेजर 4 ऐसे बड़े कंपोनेंट्स को यहां पर चाहो तो मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला है, ऐसा लिख सकते हो कि भाई इसका पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या है, साइज, छोटा बड़ा। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी ये लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं कि भाई ओनरशिप किसकी है। इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई एक चीज और, कि आपका आउटपुट या प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसके बेसिस पर भी यहां पर लिखते हैं आउटपुट और प्रोडक्ट। इतनी चीजों पर आप डिफाइन कर सकते हो। तो मोटा मोटा आज का जो चैप्टर है वो सबसे पहले हमें यह समझने में जाएगा कि भाई आखिरकार ये सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले तो ये समझा था, एक मिनट, ये 2 पेज बहुत ही गलत तरीके से यहां पर ऐड हो गया है, इनको डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, यहां पर वैसे तो आप सबको पता ही होगा, अब जितने भी लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, कि अगर कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो हम इस जगह पर आके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, उसको रिजॉल्व होता हुआ देख सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हो आप सभी लोग। बस जब तक मैं सोता रहता हूं तब तक इस चैनल पर एक्टिव नहीं रह पाता हूं, सो सॉरी फॉर दिस। सोते हुए मैं काम नहीं कर पाता हूं, बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ ये। और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है, उसके बाद मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं, ठीक है। तो चलो, कोई भी पंगा आता है इस चैप्टर को लेके, या फिर साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी को लेके, तो डेफिनेटली एक बार कनेक्ट करना मेरे से इस टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू नहीं भाई, अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी से थैंक यू बोल दिया आपने। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं भाई कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है, ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आखिरकार क्या कहता है, ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आखिरकार क्या कह रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था, प्राइमरी एक्टिविटीज। अब चलो, अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज का नाम आता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब यह है कि जो भी चीजें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में करते थे, उसको हम लोग ना कुछ प्रोसेस कर देते हैं, उसमें हम लोग कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं। उस वैल्यू एडिशन करने से एक तो उसका दाम बढ़ जाएगा, सिर्फ दाम ही नहीं बढ़ेगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी एनरिच हो जाएगा। ऐसे सभी स्टेप्स को, या फिर जो भी ऐसा पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी से निकला हुआ प्रोडक्ट है। और इस पूरे एक्टिविटी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर हम लोग एक प्राइमरी एक्टिविटी जो भी कर रहे थे, अभी एग्जांपल भी दिखाता हूं आपको, प्राइमरी एक्टिविटी जो भी कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या करें, उसमें हम लोग भाई कर दें वैल्यू एडिशन, उसमें हम लोग क्या कर दें, वैल्यू एडिशन। और जो भी फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये जो भी होगा, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, एक तो ये, इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि हायर यूटिलिटी होगी इसकी, कॉस्टली होगा, ये मोर यूजफुल होगा, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अब इसको समझो कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये बोलते हैं ठीक है, हमने एक यहां पर, अभी आप लोग सब लोग कपड़े पहन के ही वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है। तो कपड़े पहन के अगर वीडियो देख रहे हो, तो ये कपड़ा क्या है आपका, एक्चुअल में क्या है। तो आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा कि सर कुछ कॉटन होता है अपना, कॉटन कहाँ से निकलता है भाई, कॉटन कहाँ से पैदा होता है, तो आप बोलते हो कॉटन प्लांट होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन प्लांट देखने को मिलता है। तो ब्लैक सॉइल में जब कॉटन प्लांट हम लोग उगाते हैं, तो हम लोगों ने साइंस एंड टेक में भी इसका वैसे बॉलवॉर्म वाला केस पढ़ा था क्या, बीटी कॉटन वगैरह देखा था। तो एक ऐसा कॉटन का पौधा होता है हमारे पास, और इसी कॉटन के पौधे से हम लोग कॉटन को डिराइव करते हैं, है ना। यही कॉटन हमें चाहिए, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉटन को निकालते हैं, और इससे क्या करते हैं, इस कॉटन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू एक थ्रेड में।
और इस थ्रेड से हम लोग वापस से क्या करते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा ऐसा होता है कि हम उसका इस्तेमाल किसी भी चीज में कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से डाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसका कुछ भी सिलाई करके हम लोग उसको पहन भी सकते हैं। तो अभी जो ये हमारा कॉटन का क्लोथ बन गया, कुछ नहीं समझ में आए तो इस क्लोथ को भी लुंगी जैसा पहन ही सकते हो, है ना। ये है कॉटन, ये है थ्रेड, और थ्रेड को प्रोसेस करके हमने कॉटन क्लॉथ बनाया, और फिर यहां पर अब हम लोग क्या पहनने लगे, एक ब्रांडेड शर्ट। ब्रांडेड शर्ट। तो आखिरकार ये कॉटन से ब्रांडेड शर्ट तक पहुंचे कैसे भाई? तो कॉटन उगाना क्या है, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उसको हम लोग एक प्रोसेस ऐसा करते हैं जिसमें कि कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी यूटिलिटी ज्यादा है ना। भाई जो कपड़ा था उसको कैसे पहन सकते थे, उससे फैशन तो नहीं मार सकते, चलो कुछ लोग यार फैशन भी मार लेंगे, उससे पता नहीं है। साउथ इंडियन हीरो को देखता हूँ तो वो तो लुंगी में भी एकदम डैशिंग लगते हैं, उसमें भी वो लोग एक्शन स्टंट सब कर लेते हैं, तो वो लुंगी पहन लो, या फिर आप उसमें इसी में अब हो सकता है कि आप और ज्यादा थ्रेड लेके इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर लो, है ना, कुछ भी बना दो। तो इससे क्या हो रहा है, इन सब चीजों से आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बनने वाला है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। आप बढ़िया फैशन के लिए शर्ट वर्ट पहन के मस्त घूम टहल सकते हो। नॉट ओनली शर्ट, आपके सारे कपड़े ही सही है ना, पैंट शर्ट, या फिर जो भी लड़कियां होती हैं उनके जितने भी कपड़े होते हैं, सब सब कुछ कहाँ मिलेगा, आपको इसी कॉटन से मिल रहा है। हालांकि अब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स भी आ चुके हैं, बट मोर और लेस ये प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी एक्टिविटी में शिफ्ट होने का है। चलो और एग्जांपल देता हूं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइनिंग एक्टिविटीज के बारे में बात किया था, है ना, माइनिंग एक्टिविटीज। तो माइनिंग एक्टिविटीज में आप लोगों ने क्या देखा, इसको ऊपर करता हूं, एक लाइन और लिख के देख लेता हूं। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइमरी एक्टिविटी है हमारा, प्राइमरी एक्टिविटी है हमारा आयरन ओर, आयरन ओर निकालना, है ना। इससे अब हम लोगों ने क्या किया, इससे हम लोगों ने एक लंबी लंबी शीट्स बनाई, आयरन एंड स्टील शीट्स बनाई, ठीक। और इन शीट्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, इसका आयरन का मान लो हम लोगों ने कोई भी मशीन बना दी, इस आयरन एंड स्टील का यूज करके हमने कोई मशीन बना दी। अब सोचो कि क्या ये वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो मशीन बनाना क्या होगा, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा, और आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा। तो आई होप ये बात तो बिल्कुल पते की हो गई है, आपके डिफिनेशन में बिल्कुल दिमाग में धस चुकी है ये बात कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अब सॉर्टेड है आप सब लोगों के लिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हम लोग अब आगे चल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे शायद, तो अगर हम लोग एक बार देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या बात कर रहे होंगे कि भाई आखिरकार इसको, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आखिरकार इसको करने का एडवांटेज क्या मिलेगा हम लोग को। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो भी हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज परफॉर्म की है इसके अंदर, उससे कितना स्ट्रेंथ मौजूद है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना स्ट्रेंथ हो रहा है, कितना वैल्यू एड हो रहा है, ये सारी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। या फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई किसमें ये स्पेशलाइज्ड कहलाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूजुअली हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई भी अगर हम लोग मान लो टाटा कंपनी, मान लो टाटा कंपनी कार प्रोड्यूस कर रही है अपनी, है ना, बढ़िया बढ़िया कार बना रही है आजकल। तो टाटा की सबसे बढ़िया कार कौन सी लगती है भाई आपको? मुझे टाटा की कौन सी अच्छी लगती है, सफारी बढ़िया लगती है यार। जिम में पैसे हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पसंद आना ना आना तो अपनी बात होती है ना। तो सफारी मुझे बहुत पसंद है टाटा की। तो टाटा की सफारी मान लो अगर हम लोग करते हैं, लेकिन उस चीज के लिए क्या चुटकी का काम है क्या कि एक ऑब्जेक्ट उठाया उसको प्रोसेस में कट 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 डाला और हमारी कार प्रोड्यूस हो गई? नहीं। उस कार को प्रोड्यूस करने के लिए देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं इसको कि अगर
हम लोग एक टाटा कार यहां पर बनाते हैं, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कार को प्रोड्यूस कर लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे काम को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करती है। आपको इसके लिए सबसे पहले आप देखो, टाटा केयर में जब भी बात कर रहे हो तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, जहां पर ये सारा काम होगा, कुछ बेसिक चीजें मैन्युफैक्चर होंगी। उसके बाद हो सकता है कि आपको इन सबको असेंबल करने के लिए एक असेंबलिंग यूनिट भी चाहिए होगी, ये भी कहीं होगा। अब जब ये कार मान लो गलती से प्रोड्यूस हो भी गई, चलो इन दो चीजों से भी, तो ये ऐसे थोड़ी ना बिक जाएगी। इसके लिए आपको सेल्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं। आपको अपना सेल्स डिपार्टमेंट इसको सेल करेगी, ये सेल ऐसे थोड़ी ना कर देगी। इसके लिए आपको किसी न किसी को देना पड़ेगा कि भाई थोड़ा मार्केट वार्केट में बताओ, थोड़ा धूमधाम मचाओ, सफारी में क्या क्या फीचर्स है सब मस्ती से बताओ। तो भाई इसके लिए मार्केटिंग कंपनी भी चाहिए आपको एक, या फिर कंपनी के अंदर ही कोई मार्केटिंग की डिपार्टमेंट हो जाए। गलती से भी एक कस्टमर ने अगर आपकी ये कार खरीद ली तो आपको डेफिनेटली कस्टमर केयर सपोर्ट भी रखना पड़ेगा। मतलब एक कंपनी बनाना या फिर एक प्रोडक्ट बना लेने से सिर्फ और सिर्फ सारा काम खत्म नहीं हो जाता। वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। और यहां से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, असेंबली यूनिट, इसके बाद जो भी फाइनल होगा वो, भाई एक बात बताओ जरा, इसके लिए कार डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए, कार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट भी चाहिए आपको, और देश भर में इसको बेचने के लिए आपको बहुत सारे आउटलेट्स भी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं ना जिसको कि आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और वो कंपनी पूरी एक्सपैंड होती जाएगी, भाई बहुत तेजी से एक्सपैंड होती जाएगी। अब इन सब चीजों के लिए आपका खर्चा पानी कहां से चलेगा। तो आपको पता चला कि अरे सर हम तो भूल ही गए, ये देखो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी चाहिए हमें, जो कि ये सारे फाइनेंस को ले सके। फिर इन सब के अलावा एक बहुत ही बड़ा हमारा एक मैनेजर्स का ग्रुप होना चाहिए, या फिर इसको ग्रुप ऑफ मैनेजर्स लिखते हैं। मैनेजर्स की जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख सकते हो आप लोग, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तभी तो बनेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा, यही लोग तो लेंगे। इस फीचर को डालना है कि नहीं डालना है, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो सब कुछ ऐसे यार लिस्ट एग्जॉस्टिव होती जाएगी, कुछ ना कुछ धीरे धीरे याद आता जाएगा और ये भरता जाएगा, है ना। तो मेरा ये कहना है कि टाटा कार प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीजों को लेके चलता है। टाटा कार क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा कार एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन अब सोचो, अब इसमें पता चला कि आगे चल के हम लोग को कुछ डिजिटल इसमें एडवांसमेंट चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त टाटा कार आ रही है, सेल्फ ड्राइवर वाले टाटा कार बनाने लगी है, ऑटो ब्रेक सिस्टम लग जाएगी, ये सारी चीजें भी अगर ये लेके आएगी तो इसके लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं आएगा। चलो उसको लिख देता हूं मैं, आप बोलोगे सर अब पढ़ा दो आगे, बहुत हो गया। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये समझाने का पर्पस है कि देखो एक कंपनी जो है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को लेके चलती है। इसी से मैं आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक समझाना चाहता था। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है कि यहां पर जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात होगी तो यहां पर सबसे पहले जो हम लोग के मन में आएगा वो आएगा स्पेशलाइजेशन। है क्या, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं लिखता हूं यहां पर, पहला कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, शुरुआत में जब कोई कंपनी जब अपने आप में बनना स्टार्ट होती है ना, तो वहां पर स्पेशलाइजेशन की बात आती है। यहां पर बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की, डिवीजन ऑफ लेबर की। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्यों जरूरत है भाई, क्योंकि अगर जब तक कोई भी एक इंसान किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं करेगा तब तक उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। अब सोचो कि एक ही बंदा है जो कि फाइनेंस का भी काम कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, सेल्स भी वही कर रहा है, प्रोडक्शन भी वही डाल रहा है, फीचर्स भी वही डिसाइड कर रहा है, वो अपना एक ही टाइम पर कितना काम देख लेगा, नहीं देख पाएगा ना। उसके लिए कोई एक स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए जिसको उस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसने डिग्री वैसी ले रखी हो, उसका एजुकेशन बिल्कुल वैसा हो, उसने अच्छे से रिसर्च किया हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, तब जाके वो अपना पूरा एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर दे पाएगा।
और इसीलिए ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, इन सब जगहों पर अलग अलग लोग काम करेंगे, इन सब जगहों पर अलग अलग लोग काम करेंगे और इन सब लोगों के अंदर एक ना एक स्पेशलाइजेशन होगा, उस स्किल्स में इनको महारत हासिल होगी और उस अपने स्किल के महारत को हासिल करने के बाद वो लोग एक कंपनी में अपना योगदान देंगे और उस डिवीजन ऑफ लेबर से हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या होगा, काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। बात सही है कि नहीं, बात पता की है। तो ये तो हो गया चलो आपका पहला एक्टिविटी, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक जब भी हम लोग देखते हैं तो मोटा मोटा हम लोग इस तरीके से देखते हैं। दूसरे अगर एक्टिविटी की बात करें तो दूसरे एक्टिविटी की बात यहीं से समझ में आती है, जब मैंने आपको बोला कि भाई आपको चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक चाहिए असेंबलिंग यूनिट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और असेंबलिंग यूनिट है, ये सारी चीजें कहां से आएंगी, कौन लेके आएगा? सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करनी है तो सबसे पहले एक जनरल ट्रेड बताता हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो या फिर जैसे भी मान लो सेकेंडरी एक्टिविटी की बात हो, सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोगों ने एक तो ये देखा, कहां गया, हाँ, फिनिश प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि हायर यूटिलिटी, कॉस्टली या फिर यूजफुल ज्यादा हो जाता है। यहीं पर एक ट्रेड आपको और ऐड करना चाहिए और वो है यहां पर मास प्रोडक्शन। क्योंकि मास प्रोडक्शन क्यों करना है भाई, ये एक कंपनी है हमारे पास, है ना, एक कंपनी है ये, और ये क्या करती है, ये मान लो एक कार बनाती है, और ये जो कार बना रही है इसको खरीदने वाले कितने लोग हैं, एक कार को खरीदने वाले कई सारे लोग हैं, ये भी खरीदना चाहते हैं, ये भी खरीदना चाहते हैं, ये भी खरीदना चाहते हैं। और कार बनाना अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा काम है। अब ये एक कार कितने लोगों के पास जाएगा भाई, इनके पास जाएगा, इनके पास, इनके पास, महीने महीने में दो दो दिन पर रोटेशन पर करके तो नहीं बेचेगा कि भाई 2 दिन इसका 2 दिन उसका, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर मैकेनिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, एक असेंबली यूनिट बनाना पड़ेगा जो कि रोबोटिक आर्म्स के साथ में हर एक कंपोनेंट को तेजी से प्रोसेस कर दे, है ना, और प्रोसेस इस तरीके से कर दे कि वो भाई एक बढ़िया सा फाइनली एक आउटपुट क्या दे दे, कार दे दे। एक दिन में हो सकता है आप सैकड़ों कार बना दो, हजारों कार बना दो, कैसे बना पाओगे, इंसानों की बस की बात नहीं है, वहां पर ऑटोमेशन चाहिए आपको, मास प्रोडक्शन। ठीक है, और यहीं से इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग बात कर रहे थे वो भी लिखता हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर इस तरीके से आप अगर बात करोगे तो यहां पर एक पोर्शन आता है, इसको आप बोल सकते हो सेकंड नंबर पर, इसको बोल देना मैकेनाइजेशन। इसके बिना आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना वो बिल्कुल अधूरा सा है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि डिमांड को आपको मीट करना है। डिमांड अगर आपको मीट करना है तो आपको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उस प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए हर बार सिर्फ और सिर्फ लेबर या फिर ह्यूमन लेबर का वहां पर काम नहीं आएगा, आपको ऑटोमेशन में चीजों को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन का एक अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना यार, 8 घंटे के शिफ्ट में डाल सकते हो उसको। हद किसी को एकदम एकदम मतलब दुबल कुचल के एकदम उससे काम कराना है यार, जबरदस्ती काम कराना है तो फिर 10-12 घंटे भी काम करा लो, मशीन थोड़ी ना थकेगी कभी। 24 घंटे में अगर उसको आधे घंटे के लिए टर्न ऑफ कर दिया, कूलिंग पीरियड दे दिया उसको कि भाई दिन भर तुमने काम किया है, थक गए होगे, थक क्या गए होगे, तुम गर्म हो गए होगे, ठंडे हो जाओ, फिर से चालू हो जाना, क्या जा रहा है, 23.5 घंटे काम करने को तैयार है मशीन। तो इसीलिए वो उसकी एफिशिएंसी अल्टीमेटली ज्यादा होगी और वो प्रिसीजन के साथ काम करता है। तो प्रिसीजन के साथ वो भी एक पर्टिकुलर रोबोट आर्म है, उसका काम है एक स्क्रू टाइट करना, तो वो पूरे 23.5 घंटे बस वही एक स्क्रू ही टाइट करता रहेगा, एक स्क्रू नहीं, उसके पास पार्ट आएगा उसमें स्क्रू टाइट करेगा वो आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी स्क्रू टाइट करेगा फिर वो आगे बढ़ेगा। तो स्क्रू टाइट करना एक मशीन की स्पेशलाइजेशन हो सकती है। सिमिलरली मैकेनाइजेशन जो है वो हमेशा क्या करता है, आपको अपने ऑटोमेशन की तरफ ले जाएगा। मैकेनाइजेशन क्या करेगा, ड्राइव्स यू टूवर्ड्स ऑटोमेशन। ये जरूरी बहुत है भाई, बिना ऑटोमेशन के आप, विदाउट दिस मास प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल।
मास प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। बात पता की है क्या? बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आपको यहां पर करना पड़ेगा। अब सिर्फ इतना क्या होगा, ये मास प्रोडक्शन के साथ साथ ये मैकेनाइजेशन और क्या करेगा भाई, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? आपका जो टाइम सेविंग है ये भी बढ़ जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स क्वांटिटी की बात हो रही है और क्वालिटी की बात भी हो रही है, ये दोनों भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैकेनाइजेशन से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब इसके बाद आपको याद होगा कि हमने यहीं पर एक और बात की थी, कहां गया भाई, ये वाला बात देखना जरा। अगर कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक को रुपया खर्च नहीं करती है तो आपने देखा होगा कि उसका प्रोडक्शन या फिर वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट इजाद किया और उसको मैन्युफैक्चर करते रहे जिंदगी भर से वही कर रहे हो। आपने देखा होगा कि साबुन आप लोग इस्तेमाल करते हो ना यार, वो साबुन का भी रैपर चेंज करते रहते हैं वो लोग, उसमें भी डालते रहते हैं कि भाई ये देखो अब लाइफ बॉय और भी ज्यादा सुरक्षित। अरे पहले ही 99.9% कीटाणु मार रहा था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब वो और ज्यादा सुरक्षित है, अब वो 99.9% जम्स मार रहा है। अरे है वही चीज, लेकिन उसमें इनोवेशन करते जाना है, नहीं तो कोई और उससे अच्छा प्रोडक्ट बना देगा। कार में आपको नए नए फीचर्स डालते जाना है, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन बाद ओवरटेक कोई और कर लेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, पुरानी कंपनीज थी बंद होते जा रही हैं, क्यों? क्योंकि अपडेट नहीं हो पाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, नोकिया कंपनी। फोन के मुकाबले अब आप जब बात करोगे कि यार एकदम शौकीन फोन, पहले के जमाने में नोकिया क्या वो फोन बनते थे, आप लोग शायद नहीं उस टाइम के पैदा हुए हो। एक फोन आता था नोकिया 3315, 3315 बोलते थे उसको हम लोग। बिल्कुल हथौड़े जैसा सेट था, उससे कोई दीवार में कील भी ठोक सकता था बहुत बढ़िया से। तो इतना मजबूत फोन था नोकिया का, और वो ऐसे ही आता था 3,500-4,000 का। आज के डेट में वही सारे फोन्स आ रहे हैं लगभग 800, 600, 700 रुपए में। थोड़ा सा और प्रीमियम क्वालिटी पे जाओगे तो 1200-1300 रुपए का, वही कीपैड वाला फोन की बात कर रहा हूं मैं। तो नोकिया आज भी वो मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ या फिर टाइम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाई। और अपग्रेड नहीं कर पाई तो भाई चाइनीज मार्केट इन्फ्लक्स में आ गया। चाइनीज मार्केट के जितने भी हैं, ओप्पो, वीवो, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से फ्लरिश होने लगी। इनके फ्लरिशमेंट के बाद आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे दूसरे कंपनीज जैसे कि सैमसंग, एप्पल, इन सबके यूनिट्स जो हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स या असेंबलिंग यूनिट्स, ये भी अलग अलग जगहों पर आने लगे। और लोगों की जिस हिसाब से परचेसिंग पावर बढ़ रही थी, लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, मोबाइल अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बनते जा रहा था, उस केस में वो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगे और नोकिया नीचे। तो तीसरे नंबर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो। थर्ड नंबर पर आप लिख सकते हो कि भाई यहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। इसी के बेसिस पर आप क्या बोल सकते हो भाई, अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन होगा, डिमांड्स, या फिर हम लोग यूं बोलते हैं न्यू डिमांड्स विथ न्यू फीचर्स, या फिर कुछ खाने पीने का है तो न्यू इंग्रेडिएंट्स, इंश्योर्स कंपटीशन। भाई एक ही कंपनी थोड़ी ना है, टाटा के साथ और भी बहुत सारी कार प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि अभी आपका महिंद्रा ले लो, महिंद्रा के क्या जबरदस्त अभी कल परसों में कार आई है 3XO के नाम से, देखना उसमें कितनी जबरदस्त क्वालिटीज हैं। इतनी बढ़िया क्वालिटी उस रेंज में कहाँ ही मिलता है। वह मुझे थोड़ा शौक है इसलिए मैं देखता रहता हूँ। तो इंश्योर्स कंपटीशन है ना, कंपटीशन इंश्योर करेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, है ना। और कोई भी आप समझो कि अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आ रहे हो आप, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो भी आपका पूरा प्रोसेस है या फिर जो भी आपका असेंबली यूनिट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। इसीलिए तो रिसर्च कर रहे हो आप लोग, सिर्फ प्रोडक्ट में क्वालिटी इनहेंसमेंट नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी इनहेंसमेंट के लिए भी तो बात करोगे, उसमें भी तो रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हो। और वंस परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा तो भाई आपका जो टोटल
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम आ जाएगा अपने आप, नीचे आ जाएगा, तो आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट में या फिर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, है कि नहीं ये सब चीजें। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आप इसी तरीके से आप एक चीज और देख सकते हो कि आपको एक, हम लोगों ने यहां पर एक और एग्जांपल दिया था भाई, कहां गए ये लोग, ये देखो, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, इनका भी जिक्र किया था कि नहीं हमने। तो अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो भाई डिसीजन मेकिंग आएगा किसके पास, है ना। अरे यार थैंक यू, बार बार आ जा रहा है। हाँ, चौथे नंबर पर एक लेके आते हैं। हाँ, चौथे नंबर पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जितने भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन की हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन या हायरार्की, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो इससे ना बहुत बहुत तरीके के फायदे होंगे। सबसे पहले कि आपका मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें सबसे पहला काम होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन की टेक्नोलॉजी होती है ना। अब वहां पर आप लोग किसका इस्तेमाल करते होगे, आप लोग रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे होगे जो कि आपके ऑटोमेशन में हेल्प करे। लेकिन उन ऑटोमेशन को समझने के लिए कुछ लोग होंगे जो कि उस ऑटोमेशन को समझते होंगे और वो चेक कर पाएंगे कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भले कितना भी ऑटोमेशन लगा दो, ह्यूमन लेबर इज ऑलवेज अ नेसेसरी पॉइंट। अगर आप उसको नहीं लेके चल रहे हो तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही बहुत ठप होने वाला है। अब धीरे धीरे लोग हाईली ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आपको ह्यूमन की इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं काम हो पाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपका मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी चाहिए, रोबोट चाहिए और उसको हैंडल करने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए। तो एक वहां पर चला गया। दूसरा क्या है कि आप जब एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की तरफ चल रहे हो, आप जब एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की तरफ चल रहे हो तो वहां पर कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे होंगे। कोई डिसीजन मेकर होगा, कोई डिजाइन डेवलपमेंट कर रहा होगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा। ऐसे करके कितने सारे लोग होंगे जो कि एक प्रोडक्ट को फाइनली बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे होंगे। तो उनका प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको कमांड दे सकता है कि भाई ऐसा काम करो, कौन वहां पर डिसीजन मेकर है, ये सारी चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है किसी भी सेकेंडरी एक्टिविटी वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई देखो ये एक बड़ी चीज है, टाटा की कार मैन्युफैक्चर करना अपने आप में बड़ा है, इतनी बड़ी टीम लेके चलना आगे बहुत बड़ा है। तो इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा, बहुत सारा पैसा चाहिए, वास्ट कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, छोटे मोटे से काम नहीं चल पाएगा। और फाइनली आपके पास जितने ज्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे, आपके उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने का मतलब ही यही है कि आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होगा। और फाइनली आपको एक चाहिए एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि डिसीजन मेकर हुआ, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों से आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसको एक एक करके लिखना चाहूं तो मैं सबसे पहले लिख सकता हूं कि यहां पर जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक चाहिए हम लोग को डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर with different specializations अब इन लोगों को क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, इसके लिए ये तो पहले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहां पर ये होगा मस्ट बी केप्ट एट प्रॉपर हायरार्की, है ना। दूसरे पॉइंट पर आप लिख सकते हो कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा, बहुत ही ज्यादा पैसा, इसके बिना तो काम ही नहीं बनने का है, वास्ट कैपिटल, वास्ट कैपिटल चाहिए। और फाइनली आपको क्या चाहिए, कुछ एक्सपर्ट चाहिए या फिर आपको कुछ मैनेजर्स चाहिए,
या फिर आपको कुछ क्या चाहिए, ब्यूरोक्रेट चाहिए। ब्यूरोक्रेट वो ऑफिस आईएएस आईपीएस आप लोग वाले ब्यूरोक्रेट नहीं, इनके अंदर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में ही ब्यूरोक्रेट चाहिए। इन सबका प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप लोग अब थोड़ा सा और अच्छे समझ पा रहे होंगे कि भाई हम लोग ऐसा क्या बोलें कि चार चीजें, जैसे अगर कोई पूछता है कि भाई एक कंपनी सेटअप करनी, तो अब आपके दिमाग में कभी भी आप लोग भी अपने स्टार्टअप खोलोगे तो सबसे पहले यही सब देखना है ना। ये चार चीज आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बनाने जा रहे हो या फिर वहां से स्टार्टअप लेने जा रहे हो। इतनी बात अगर सही है तो अब हम लोग एक बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार देखो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो भी कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहती है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं पर भी खोल देंगे, अपने घर को आज एक कंपनी बना देते हैं, इसी कंपनी में सारा असेंबली यूनिट डाल देते हैं, यहीं पर प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक सेक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये भी पॉसिबल है, लेकिन आखिरकार इनके लोकेशन के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक बार उसको भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। तो अगर एक बार हम देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है इनका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसमें हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, या फिर देयर की जगह पर नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, बट आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। भावनाओं को समझना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखा है और वही प्रॉपर अल्फाबेट्स आप लोग भी अपने कॉपी पे लिखना। अब देखो, यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर एक इंडस्ट्री का बेसिक मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कहां होगा, जब उसको यह पता चलेगा कि भाई मेरे पास क्या क्या पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर मैं डिफाइन करूं कि मुझे यहां पर कंपनी खोलनी चाहिए, यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए, यहां पर अपनी प्रोडक्ट एस्टैब्लिशमेंट कंपनी डालनी चाहिए, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, है ना। अब उसके लिए सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपको चाहिए एक बड़ा अच्छा खासा मार्केट, है ना। अगर ये मार्केट ना रहा आपके पास तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि ये मार्केट क्या करता है, मार्केट बताओ जरा, मार्केट में कौन लोग होते हैं, मार्केट में होता है इंसान, ये कॉमन मैन नहीं है। इस कॉमन मैन के पास क्या है, इस कॉमन मैन के पास प्रॉपर डिमांड है, इस प्रॉपर मैन के पास क्या है, पैसा, यही तो खरीदेगा। तो इस डिमांड और पैसे से ये लोग कहां मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे आपको मार्केट में। मतलब कि जब भी आपको कोई भी सामान बना के बेचना होगा तो उसके लिए आपका मार्केट का एक्सेस पता करना बहुत जरूरी है। सपोज करो कि आप बिल्कुल जंगल, घने जंगल में, जहां पर रोड वगैरह कुछ नहीं है, वहां पर आपने क्या किया, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल दी। बोले कि सर इस जंगल में आलू बहुत ही मस्त पैदा होता था, तो मैंने इसी के बाजू में अपने खेत के जस्ट बगल में, जमीन बहुत सस्ती थी, मैंने इसमें जमीन खरीदी और यहीं पर मैंने बना दिया अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और मैं क्या करता हूं सर, बस ये आलू लेता हूं, आलू को काटता हूं और इसमें फ्रेंच फ्राइज बना के दे देता हूं लोगों को। मेरा ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना सर, मजा ही आ जाता है खा के। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उधर आसपास जंगल में फ्रेंच फ्राइज खरीदने कौन सा जानवर आएगा आपके पास, उसके पास तो ना डिमांड होगा ना पैसा होगा, उसको चाहिए हरी हरी घास, नॉर्मल फूल, फल, सब्जियां, यही सब खा के मस्त रहता है। आप फ्रेंच फ्राइज खिला भी दोगे तो आपको पैसे थोड़ी ना देगा, इसके लिए मार्केट की जरूरत पड़ेगी। मार्केट का क्या कहना होगा कि भाई तुम जंगल से आलू किसी तरीके से लेके आओ एक ऐसे जगह पर जहां पर तुम्हारा बड़ा लोग अपने जेब में पैसे भर के आए और डिमांड करें कि सर मेरे को फ्रेंच फ्राइज दो, खाने की इच्छा है, मन तृप्त हो जाता है फ्रेंच फ्राइज खा के, तब कुछ काम बन पाएगा। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ मार्केट हमेशा दो चीज की तरफ इशारा करता है, एक तो परचेजिंग पावर किसकी कितनी है, उस परचेजिंग पावर के साथ साथ
आपके पास डिमांड है कि नहीं उस चीज का। अब आप एक ऐसे मार्केट में चले गए हो जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है। मान लो कि आप बिल्कुल खतरनाक हाईटेक सोसाइटी चले गए हो, मान के चलो कि आप यहां पर गुड़गांव चले गए हो, ठीक है। गुड़गांव में ऐसा बोला जाता है कि सबके पास पैसा ही पैसा है, और वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप एक बहुत ही सस्ता मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की कंपनी डालना चाहते हो जो कि कीपैड वाला है, और आप सोचते हो कि मेरा गुड़गांव में इस कंपनी का मस्त सेल हो जाए। अरे क्यों सेल होगा, वहां पर आईफोन खरीदने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है भाई। वहां पर आप अगर नॉर्मल ऐसे 2 4 5 10 रुपए या 100 150 पर रुपए का कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करोगे तो शायद वो बिके ही ना। वहां की परचेजिंग पावर क्या है, 1000 रुपए खर्च करने की, आप उनको 100 रुपए का सामान दे रहे हो, वो कहेंगे अबे लोकल छाप ये मैं ना ले रहा, ये ले जा भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड ब्रांडेड चीजें दिखाओ, ब्रांडेड चीजें दिखाओ। तो इनफैक्ट क्या मतलब है, मार्केट का एक्सेस होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट मार्केट का एक्सेस होना जरूरी है, जहां पर उसका डिमांड हो और जहां पर लोगों के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परचेजिंग पावर हो। ये बात समझ में आ रही है ना, कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कुछ भी मिसमैच हुआ तो गए। मार्केट एक्सेस कर भी लिया तो भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग। तो इसीलिए एक्सेस टू मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। और अगर इस पूरे वर्ल्ड के अगर हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड में अगर हम लोग एक ऐसा ही जोन बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया, अरे हाँ, आप लोग भी मैप बना लो फटाफट से। और इससे बनाने का तरीका देखो, मैं इसलिए बार बार बनाता हूं ना, ताकि आप लोग अपने आंसर जब भी लिखो तो उस आंसर में इस मैप का भरपूर इस्तेमाल करो यार आप लोग, तभी तो मजा आएगा। एग्जामिनर जब देखेगा कि हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपने क्या किया है, मैप ड्रॉ किया है, तो उसको भी तो खुशी मिलेगी कि यार ये बच्चे ने पढ़ के बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, तो इसका मतलब है कि ये नॉलेजेबल बंदा होगा, तभी तो आपका आंसर जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट बनेगा। जब भी हम लोग यहां पर देखते हैं ना, तो हम लोग को कुछ एक जोन दिखता है जहां पर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमने क्या क्या बात किया भाई, हमें क्या क्या चाहिए, एक्सेस ऑफ मार्केट के साथ साथ यहां पर हमें चाहिए पीपल। ऑब्वियस सी बात है, कहां मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे। इन पीपल के पास में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। दूसरा क्या बोला मैंने, परचेजिंग पावर। वाइस वर्सा वाला केस भी ले सकते हो आप लोग। आप एक गांव में जाके आईफोन बनाने की सोच रहे हो और सोच रहे हो उस गांव में सब लोग आईफोन खरीद लें, तो हो पाएगा? गांव में सब लोग बहुत गरीब हैं, मुश्किल से अपना पेट पालते हैं वो लोग, वहां पर आईफोन कौन खरीदेगा? तो इसीलिए परचेजिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। ये क्या डिफाइन करेगा कि लोगों की जेब कितनी गर्म है, और उस जेब कितनी गर्म है उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों चीजों की जरूरत पड़े आपको, तो आपको कहां जाना पड़ेगा भाई? आप यूजुअली कहां जा सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज में जा सकते हो, जैसे कि आप यूएसए जाओ, कनाडा के इस हिस्से में चले जाओ, है ना। आपको अगर और जाना है तो यूरोपियन कंट्रीज में जाओ आप, यहां पर बढ़िया आपको परचेजिंग पावर भी मिलेगा, डिमांड भी मिलेगा। आप जापान जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ सेक्शंस में जा सकते हो, यहां पर आपको अच्छा खासा सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, डिमांड भी मिलेगा, परचेजिंग पावर भी मिलेगा। अगर आप लोग एशिया में आओगे तो एशिया में ये तो नहीं बोल सकते कि आपको पैसा सब जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एक ह्यूज मार्केट मिलेगा। वो आपका इंडिया भी हो सकता है और वो आपका चाइना भी हो सकता है। तो इन सभी जगहों पर आप इन दोनों जगहों पर इनफैक्ट इसका भी ले सकते हो, यहां पर आपका डिमांड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिमांड होगा, है ना। यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर आपको एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाता है। अभी इस मार्केट की जरूरत क्या है, उसके जरूरत के हिसाब से सामान प्रोड्यूस करोगे तो जबरदस्त कमाई होगी। ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगानी है, और इसीलिए शायद इंडिया और चाइना दो सबसे बड़े मार्केट हैं इस पूरे विश्व के। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग बहुत हैं यार, बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने ज्यादा लोग हैं, कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे। ये वाले केस में सब लोग सोच के आ ही जाते हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल भी अब इंडिया में अपना असेंबलिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए तैयार है। सैमसंग ऑलरेडी कर चुकी है। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं सब धीरे धीरे करके इंडिया आ रहे हैं।
है ना, चाइना भी ऑलरेडी वो जा चुके हैं। तो एक तो चलो ये बात समझ में आ गई कि हमें एक्सेस ऑफ मार्केट होना बहुत जरूरी है। इस एक्सेस ऑफ मार्केट के बाद हमारा एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है, उसको हम लोग नाम देते हैं, दूसरे नंबर पर लिखता हूं, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। भैया रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो किससे सामान प्रोड्यूस करोगे? रॉ मटेरियल इज ऑल अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज से वो रॉ मटेरियल कहां से लेके आओगे? रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें आती होंगी? मान लो कि आपको चिप्स बनाना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनानी है, उसके लिए आलू चाहिए, तो आलू यहां से मिलेगा। कपड़े का काम करना है तो कपड़े के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसी जगह जाओ जहां पर कॉटन ईजिली मिल जाए आपको। अगर दूसरी जगह मान लो कि आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोलनी है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए वहां जाओगे जहां पर मिनरल ओर्स प्रेजेंट होंगे। तो रॉ मटेरियल जो है ना, उसके पास रहने से फायदा क्या होगा? मान लो कि एक यहां पर मैं बनाता हूं आपका, ये जो है आपका एक एरिया है जहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, यहां पर रिच आयरन ओर। ठीक, अब आयरन जैसे ही मैंने नाम लिया आपको पता चलना चाहिए कि भाई बहुत भारी सामान है। इस भारी चीज को अगर मैं ढो के 500 किलोमीटर दूर लेके जाऊं और एक कंपनी यहां खोलूं, तो इसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज्यादा होगा कि मैं कितना भी सस्ता प्रोडक्शन यूनिट बना लूं, कितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां भर दूं, कितना भी प्रोसेस एफिशिएंट बना दूं इस आयरन को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैं नहीं खपत कर पाऊंगा, इसको मैं नहीं कम कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं अपना एक बड़ा कंपनी जो है, मैं अपना एक बड़ा कंपनी इसके बिल्कुल विसिनिटी में खोलूंगा, है ना। मैं चाहूंगा कि भाई मेरी एक जो कंपनी खुले वो बिल्कुल ऐसे जगह पर हो जहां पर मस्त ये आयरन सोर्स तुरंत के तुरंत मैं ट्रक में लाद के लेके आ जाऊं, है ना। और ट्रक में भी क्या, मैं यहां से अपने सीधे सीधे क्या करूंगा, छोटा सा है, मैं यहां पर एक रेल की पटरी बना दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, यहां पर एक लोकल ट्रेन डाल दूंगा मैं, इसका आना जाना भी बहुत सस्ता होगा। और सस्ता करने के लिए बहुत सारे लोग वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो नेचुरली वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेलवे तो सब लोग कंस्ट्रक्ट कर ही देते हैं। यहां पर क्या होगा, इस रिच रिच आयरन ओर को जब मैं यहां पर लेके आऊंगा, तो फिर मैं उसके बाद यहां से क्या प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूंगा, यहां से मैं सीधे निकाल रहा हूंगा पिग आयरन। पिग आयरन, पिग आयरन क्या है भाई? ये एक प्रकार का रॉ आयरन होता है, रॉ आयरन है। अब इससे कोई भी और काम कर सकते हो आप लोग, है ना। तो यहां पर जो भी आयरन ओर आपका मिला वो डायरेक्टली अगर आपका यहां पर पास हुआ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम रहा, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम रहा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम रहा तो फिर यहां से आपका जो प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेट मुद्दा क्या है? एक्सेस टू आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सिंपल सा मकसद है प्रॉफिट कमाना। सारे जगह पर नहीं है बट 95% जगह पर यही देख सकते हो, प्रॉफिट कमाना इज द अल्टीमेट एम। क्यों है, कैसे बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, अभी आगे जिक्र हो जाएगा उस चीज का। तो रॉ मटेरियल का एक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉ मटेरियल में आप ये समझो कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है, मान लो कि शुगर केन मान लो, है ना, हमारे पास क्या है, शुगर मिल है। यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर हमारे पास क्या है, शुगर मिल है। ठीक, यहां पर एक हमारे पास खेत है, इस खेत में हम लोग क्या उगाते हैं भाई, गन्ना उगाते हैं। ठीक, ये जो गन्ना है ये आखिरकार यहां पे अगर दूर रहा तो हमें पता है कि इसकी कटाई के बाद अगर हम लोग इसको लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, यहां पर मान लो कि हम लोगों ने इस गन्ने को काटा, यहां पर एक ट्रक पे लोड किया, ट्रक का वेट चेक किया, ट्रक वेट आ गया आपका भैया बिल्कुल परफेक्ट कि इसके अंदर में 5000 केजी शुगर केन यहां पर लोडेड है। ठीक, अब वो ट्रक जो है वो यहां पर आया शुगर मिल के पास। ठीक,
और जब यहां पर पहुंचा तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहां पर ट्रक का वेट कितना है, वो ही ट्रक का वेट, अब ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये हो गया आपका 4000 केजी का। मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रास्ते में अपना वेट लूज कर देता है, तो उसके वजह से अगर आप शुगर मिल को इसके पास नहीं रखोगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन में माल तो खो ही रहे हो, इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम कर दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा भी दे रहे हो, मतलब डबल लॉस है आपको। तो इसीलिए ऐसे कोई भी वेट लूजिंग मटेरियल, यहां पर शुगर केन क्या है आपके लिए, ये है आपका वेट लूजिंग मटेरियल। आप नहीं करोगे फिर ऐसे, बात समझ में आ गई क्या? तो आपके लिए एक्सेस टू रॉ मटेरियल नजदीक रखना है, दूर रखना है, वो आप डिसाइड करो। कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें कर सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे चीज होती हैं, मान लो कि आप कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मशरूम का इस्तेमाल करना है ना, मशरूम इज हाईली पेरिशेबल, तुरंत खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है बहुत ही जल्दी। स्ट्रॉबेरी का मान लो खेती चल रहा है, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक केक बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका काम है केक मैन्युफैक्चर करना, और उसके लिए आप फेमस हो अपने स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए। अब आप इतनी दूर हो कि आपके पास स्ट्रॉबेरी आते आते खराब हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पेरिशेबल आइटम है तो वहां पर भी दिक्कत होगी। तो यहां पर यही सारी चीजें देखनी है कि वेट लूज मटेरियल है या फिर पेरिशेबल है। पेरिशेबल जैसे कि हमने क्या बात किया, स्ट्रॉबेरी की, इससे हमें केक बनाना था, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देना है। तो सिमिलरली अब आप जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, मिल्क का कहां पर आपको मिल्क ज्यादा मिल सकता है, किसी गांव के पास में। आप गुजरात का बहुत ही बढ़िया मॉडल आप देख सकते हो इस चीज के लिए, कि पूरे गांव से दूध इकट्ठा करके अमूल जो है वो कैसे एक बिल्कुल पास में कंपनी बना के लेके आता है। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है, रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। फिर इसके बाद एक चीज और, कि आखिरकार इन सब कंपनियों में काम करने वाले इस जगह पर इंसान कहां से आएंगे। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, तीसरे नंबर पर लिख सकते हो, एक्सेस टू लेबर फोर्स। ठीक, लेबर फोर्स का एक्सेस मिलना भी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं मिला तो फिर नहीं चलेगा। आप बोलो सर मैकेनाइज्ड कर देंगे, आप ऑटोमेटेड कर देंगे, टेंशन मत लो। अरे फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी आपको लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्किल्ड लेबर फोर्स की पड़ सकती है, सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स की पड़ सकती है, इन सब चीजों के लिए आपको लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और आप हमेशा चाहोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव काम होता है। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो ज्यादातर करके ऐसी जगहों पर काम करती है जहां पर लेबर बहुत ही चीप मिलते हैं, बहुत ही सस्ते लेबर मिलते हैं। वो इंडिया में आती है, इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करना चाहती है, बांग्लादेश में आके मैन्युफैक्चर करना चाहती है। एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, आपके कारपेट इंडस्ट्रीज को देख लो। कारपेट इंडस्ट्रीज जो है वो बड़े बड़े शहरों में क्यों नहीं, फिर आप सिंपल समझो इसका मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर कारपेट इंडस्ट्री ले लो, कारपेट इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री के जगह पर आप देखोगे आज भी इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से पता नहीं कितने कारपेट, इवन पाकिस्तान से पता नहीं कितने महंगे महंगे कारपेट एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोप में, यूएसए में। क्यों किए जाते हैं भाई? यूएसए यूरोप के पास टेक्नोलॉजी नहीं, कारपेट नहीं बना सकते वो लोग? बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, वहां पर लेबर बहुत ही महंगा है यार, वहां पे काम वाली बाई भी पता नहीं कितने डॉलर्स में काम करती है। तो इसीलिए वहां पे सब काम अपना खुद ही लोग करता है। सीधे कोई भी कार खरीदेगा उसका इंश्योरेंस ले लेगा कि भैया अगर कुछ भी टूटा फूटा, वहां जाके पैसा देंगे तो जेब तो खाली हो जाएगा, पूरे महीने का खर्चा तो इसी में निकल जाएगा। आप नॉर्मली वहां पर अगर कार में डेंट आ गया है, उस डेंट को भी सही कराने जाओगे ना, तो आपके जेब से चले जाएंगे लगभग $250, $300। $300 का मतलब क्या है, उसको जरा 80 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? लगभग लगभग 24,000 रुपए। 24,000 रुपए आप सिर्फ एक छोटा सा डेंट सही करने का दे दोगे। कौन देगा भाई? हम खुद ही सीख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कैसे गर्म पानी डालना है, उसमें पकड़ कुछ ऐसे खींचना है, वो हम खुद ही कर लेंगे भाई। 24,000 रुपए मेरे बच जाएंगे। एक बल्ब लगाना है, बल्ब लगाने के $50 ले रहा है, मान लो $50 कितना हो गया? लगभग लगभग $50 बोले तो 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400-500 रुपए है ना। बोले एक बल्ब लगाने का $500, $500? भाई मैं खुद ही लगा लूंगा, एक सीढ़ी खरीद ले रहा हूं मैं, जब भी जरूरत आएगी, नहीं तो टेबल के ऊपर चेयर लगाऊंगा, चेयर के ऊपर चढ़ के बल्ब खुद ही लगा लूंगा मैं। इतना टेंशन की बात नहीं, बल्ब ही तो लगाना है यार, खुद लगा लूंगा। तो ऐसे ही पता नहीं कितने सारे काम हैं जो कि
आप लोग इजीली कर सकते हो और उसके लिए आप लोग लेबर खोजते हो, क्योंकि हर काम को करने के लिए लेबर की जरूरत है ना। तो कारपेट इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। कारपेट इंडस्ट्री इज हाईली लेबर इंटेंसिव। और भी बहुत सारी कंपनीज की बात कर सकते हो, और आप देख लो जैसे कि मान लो कि आपका मार्बल मेकिंग है, मार्बल मेकिंग, आपका ब्रिक मेकिंग, इन सब जगह पर आप क्या देख रहे हो, हाईली लेबर इंटेंसिव। और ये सब जगह वहीं आप देखोगे जहां पर सस्ते लेबर मिलते हैं, वहीं पर आप इन सभी इंडस्ट्रीज को होता हुआ देखोगे, है ना। तो इसीलिए एक्सेस टू लेबर फोर्स भी बहुत जरूरी है। मतलब कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इवन आफ्टर मैकेनाइजेशन या फिर ऑटोमेशन, हमारे चीप लेबर फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब कुछ एक कंपनी का आप नाम बता सकते हो कि सर इसमें देखो इन्होंने फुल्ली ऑटोमेट कर दिया है, यहां पर एक भी लेबर नहीं काम करता है। तो होंगे, एक्सेप्शनल केस हमेशा होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा एक आता है कि भाई बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको कि ना ऐसे घर में जो हमारी बिजली आती है 220 वोल्ट की, उतने से काम नहीं बनेगा उनका। 220 वोल्ट की बैटरी, अरे 220 वोल्ट का सप्लाई उनको चाहिए नहीं, उनको इंडस्ट्रियल सप्लाई चाहिए। उस इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए उनको इतना ज्यादा पावर सोर्स चाहिए कि वो पावर सोर्स अगर उस कंपनी को उस गांव में दे दिया तो बाकी के गांव में किसी भी घर में बिजली नहीं आएगी। तो ऐसे कॉस्ट पर क्या करना पड़ेगा यार। तो इसीलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या पावर सोर्स है, क्या हमारे पास क्या पावर सोर्स है, एक्सेस टू पावर सोर्स ये है क्या, है ना। सिमिलरली इसमें कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लाइक हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील पावर प्लांट। वो लोग क्या करते हैं कि जिसको पावर का सोर्स नहीं मिलता है और उनको कंपनी बनानी वहीं पर है जहां पर रॉ मटेरियल ज्यादा अच्छा मिलता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार हम अपना कोल पावर प्लांट खुद ही बना देंगे, है ना। हमारे कंपनी में खुद ही एक छोटा सा कोल पावर थर्मल प्लांट होगा, तो कोल थर्मल प्लांट लगा के अपनी बिजली खुद ही पैदा करते हैं, अपने सारे कंपनी वालों को भी बांटते हैं, अपने इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो पावर सोर्स का होना इसीलिए जरूरी है। आप एग्जाम्पल में ये सारी चीजों को भी कोट कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर आप ये देख सकते हो कि जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वंस अ फिनिश्ड गुड्स इज मेड, उसके लिए क्या आपका जो मार्केट है अगर दूर है तो उसके लिए क्या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके पास है क्या, उस चेन को मेंटेन करने के लिए, उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए। तो आप यहां पर भी लिख सकते हो कि एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, आप देखो क्या क्या कर सकते हो, इजिली मार्केट एक्सेस कर सकते हो, आप वाइड एरिया पर कवर कर सकते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटी रहा तो आप बहुत ही आराम से ग्लोबल लेवल पर भी काम कर सकते हो। इजी है ना, कम्युनिकेट ही तो करना है सबको, बस बात ही तो पहुंचानी है। आपने एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल खोल लिया जहां पर आप आराम से ग्लोबली फंक्शन कर सकते हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की मदद से। आपका एक ऐसा बंदा, आपको जर्मनी में कोई सामान बेचना है तो आपको एक ऐसा बंदा बैठाना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए जिसको जर्मन लैंग्वेज आती होगी। स्पेन में भेजना है तो स्पेनिश आनी चाहिए, तो स्पेनिश जरूरी नहीं हो सकता इंग्लिश में भी कॉन्वर्जेशन कर ले, बट हाँ उनका और अच्छा टच देने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक बंदा चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उससे कम्युनिकेट कर सके, और एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चैनल जिसके थ्रू आप अपना सामान वहां तक पहुंचा सको। तो आप नए नए मार्केट्स को बना सकते हो, है ना। यही तो सब लोग करते हैं। बाहर की विदेशी वाली कंपनी इंडिया में आके क्या काम करती है, वही ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप देखो कि गूगल हिंदी में भी बात करने लगा है, क्यों बात करने लगा है भाई, गूगल तो यूएसए कंपनी है, हिंदी में क्यों बात कर रहा है। हिंदी में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको एक नया मार्केट एक्सेस करना है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर, गूगलू
इन हिंदी, है ना। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी का आपके पास एक्सेस है कि नहीं, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है। गवर्नमेंट पॉलिसी, यूं तो आप बोलोगे कि यार सर मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं भी रहेगा तो भी काम तो चलेगा ही अपना। मैं बोलूंगा यार देखो चल तो जाएगा काम, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के होने से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे फायदे की बात कर रहा हूं मैं। लिखना फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जरा देखो यहां पर आप गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट अपने बजट एलोकेशंस में ऐसा कुछ एलोकेट कर देता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए यहां पर ज्यादा जाएगा, जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहां पर आप लिखना बजट एलोकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिख लो एआई। इस बार एआई को बहुत सारा बजट एलोकेट किया गया है अगले 3 4 5 सालों में खर्च करने के लिए। तो अब इस सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त चीजें बनानी है, उनके लिए ये बजटरी एलोकेशन काम आएगा कि नहीं आएगा। इनके लिए सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, तो ये सारे फायदे होंगे। सिमिलरली आप देखो यहां पर टैक्स सिस्टम अगर सरकार रिफॉर्म कर दे तो आपके फेवर में आ जाए तो, है ना, काम आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है, कैपिटल गेन टैक्स फॉर एमएसएमईज, अगर ये कम हो जाए तो यहां जितने भी मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे कंपनीज है उनको तो मजा ही आ जाएगा, यार कैपिटल गेन टैक्स का बहुत ही कम देना पड़ रहा है हम लोग को, या फिर नहीं देना पड़ रहा है, वे भी कर दिया पूरा, तो ये कम आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद आप लोग बोल सकते हो कि टैलेंट कल्टीवेशन, टैलेंट कल्टीवेशन इसका क्या मतलब है कि देखो एक तरफ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, एक तरफ हम लोग एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन गैप जो है, अगर इस गैप को सरकार कम करने का काम कर रही है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको चीप लेबर देने की बात कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर आपको अबंडेंट ऑफ लेबर देने की बात कर रही है, स्किल्ड लेबर देने की बात कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो गवर्नमेंट इस स्टेप में भी जब एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो अभी कौशल विकास योजना है, ऐसे बहुत सारे स्किल्ड इनेबल्ड बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट अभी करा रही है ना, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो आप, स्किल इंडिया, कौशल विकास योजना, ये सब हेल्प करेगी आपको, है ना। यहां पर जरा एक और देखना, आपके लैंड एक्विजिशन के लिए, या फिर आप ये बोलो कि आपके इन्वायरमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम आएगी क्या, इन्वायरमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप देखो बिल्कुल काम आएगी। क्यों काम आएगी जरा देखो, बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनाती है ना, ईईजेड्स बनाती है, जिसे कि आप लोग बहुत इजीली उन पर्टिकुलर जोन्स पर आके अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालते हो, तो वहां पर आपको एक्सेस ऑफ मार्केट, बिजली की सप्लाई, लेबर का रिच सोर्स, इजीली रॉ मटेरियल का आपको मिलना, ये सब कुछ यहां पर अच्छे से मिल सकता है। तो एक रिच फैसिलिटीज के साथ गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाती है, ताकि आपको अगर कंपनी अगर बनानी है ना, तो आप यहां पर बना लो ना, ज्यादा फायदे में रहोगे। गवर्नमेंट इवन इसके लिए आपको बहुत सारे फंड्स भी दे देती है, लोन देती है कि जो बनाओ यार, तुम बस बनाओ किस तरीके से। तो इन सब तरीके से गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन आप लोग ये देख सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ साथ हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना बड़ा काम हो रहा है। आप लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्यों भाई, ये जो रोड बन रहा है आपके 4 शहरों को कनेक्ट करने के लिए, कौन कौन सा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों से जब एक मस्त रोड बन जाएगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं हो जाएगा, कितना इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। आप इवन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। तो फ्रेट कॉरिडोर बनाते टाइम में जरा आप लोग बताओ ये काम करेगा कि नहीं करेगा।
तो गवर्नमेंट जो है ना अपना काम कर रही है और उसका सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज का होना भी आपके कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकेशन तय करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना, कहां पर उसको एस्टैब्लिश करना है, ये सारी चीजें काम आएगी। और ये भी आप लोग देखते हो कि बहुत बार किसी दूसरे देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेट की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का टैक्स रिजीम ऐसा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वहां पर टैक्स ही नहीं लगता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, कि वहां बनाओ वहां पर बेचो, बहुत ही फायदा कमाओगे। ऐसे कितनी सारी कंपनीज ऐसा काम कर रही है ना। वोडाफोन वगैरह का केस आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा आई थिंक। इसके बाद अगर आप लोग मोटा मोटा और भी कुछ देखना चाहते हो, मतलब एक इवेंट और है जिसमें है कि एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, है ना। यहां पर मैं एक और 7वें नंबर पर एक और चीज लिख देता हूं, एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमी, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। अगर मजा आ रहा है ना तो जरा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना यार मेरे को, है ना, कि इतना डिटेल में सर पढ़ के मजा ही आ जाता है, नए इनसाइट्स मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में तो इतना देता नहीं है कभी। तो इस तरीके से आप भी समझना, आप लोग भी सोचने पर अपने दिमाग को खोलो, है ना। ये सब एग्जांपल्स कैसे मिलेंगे? आप लोग बहुत पढ़ रहे हो, इफरात पढ़ रहे हो, अगर आप लोग भी थोड़ा दिमाग जोर देके लगाओगे ना तो मिलेगा। इन सब जगहों पर आप क्या नए एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम पर जब भी मैं उन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो आप वाले एग्जांपल्स को भी डेफिनेटली यूज करूंगा मैं फिर। ठीक है, तो आप बताना मुझे ऐसे क्या है। एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज बन जा रही हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी हमने बना दी यहां पर, है ना, यहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी इस तरीके से। अब इसी को अगर हम लोग और भी जगह पर बनाते चले, है ना, इसको अगर कॉपी कर लें खूब सारा, कैसे कॉपी हो सकता है? मान लो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हमने बना दी, है ना, खूब सारी कंपनीज हमने बना दी, चलते जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि मार्केट में स्टैब्लिश हो रहे हैं इधर उधर चल के, है ना। तो ये सब के सब एक्चुअल में हमें किस तरीके से फायदा देंगे? ये क्या करेंगे, इतने सारी कंपनीज डेफिनेटली एक कनेक्ट बनाएंगे, है ना। मान लो कि इस कंपनी का कोई भी एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि, थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूं, हाँ, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड भी है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये आपके एग्लोमरेशन इकोनॉमी हो सकती है कि ये सारे कंपनीज आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, है ना। ये सारे कंपनी जब आपस में जुड़ेंगे तो इनका जो भी लिंकेज है वो लिंकेज बहुत ही क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, है ना। वो बहुत ही क्लियरली डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि अब समझो इस चीज को जरा, मान लो कि कोई एक कंपनी है, ये कंपनी है भाई टेक्सटाइल की, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये क्या है, ये मान लो आपका कोई भी फेमस ब्रांड ले लेते हैं, मान लो कोई ऐसा ब्रांड याद ही नहीं आ रहा, चलो रेमंड बोल देता हूँ, रेमंड, या फिर पीटर इंग्लैंड बोल देता हूँ। ये सब यहीं के ब्रांड है भाई, पीटर इंग्लैंड, ये सब जो आप लोग सोचो कि बाहर का ब्रांडेड मटेरियल फॉरेन का पहन रहे, नहीं, पीटर इंग्लैंड अपना ही है, इंडिया का ही है ये सब। तो रेमंड और पीटर इंग्लैंड ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो पक्का बाहर का होगा, जैसे कि वैन ह्यूजन, वैन ह्यूजन, ये लुई फिलिप, ये सब अपने इंडिया वाले ब्रांड है ना, कोई बाहर का विदेशी ब्रांड नहीं है। तो अब सोचो कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहां पर ये क्या काम करती है, बटन मैन्युफैक्चर करने का काम करती है ना। ये कंपनी है यहां पर, ये क्या काम करती है भाई, ये काम करती है सेल्स का, ये सबके सेल्स मैनेज करती है। ये क्या काम करती है, मार्केटिंग का काम करती है।
अब आप सोचो खुद ही, अब इतने सारे इंडस्ट्रीज जब एक ही प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इसको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो फटाफट से इधर से ले लेगा, उसको सेल्स दिखाना है तो वहां से दिखा देगा, मार्केटिंग के लिए यहां से हेल्प मिल जाएगी, ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है ना। तो आपको इन सभी एग्लोमरेशन से क्या ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमें अगर आपको एक जोन दिया जाए कि सर यहां पर कंपनी खोलोगे कि अपने गांव में जाके, तो आप सीधे यहां पर आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि आपका जो एग्लोमरेशन है ना, ये एग्लोमरेशन इकोनॉमी बोल रहे हैं इसको, इस एग्लोमरेशन इकोनॉमी के चलते आपका बहुत सारा कॉस्ट बच जाएगा आपके प्रोडक्शन का। सब कुछ अगल बगल मिल रहा है ना। लोग शहर की तरफ क्यों रहते हैं, शहर में ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं भाई, गांव में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। शहर की तरफ जाएंगे तो एजुकेशन भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा बच्चों का, तुरंत हमें कोई भी सामान खरीदना है बगल में मॉल मिल जाएगा हमें, तो ये सारी फैसिलिटीज के लिए हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएगी बहुत अच्छे से। तो उसी तरीके से एक कंपनी के लिए भी तो वही एग्जिस्ट कर रहा है ना, कि यार उसको जितनी भी चीजों की जरूरत है अगर वो आसपास मिल जाएगा तो वो वहीं पर जाके रहेगा। इसीलिए इसके लोकेशन वाले फैक्टर पर ये भी उतना ही इक्वली रोल प्ले करता है। आई होप ये सात के सातों पॉइंट आपको एकदम जबरदस्त तरीके से याद हो चुके होंगे और रीजन समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं। यहां पर एक एनसीईआरटी में एक डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे में एक चीज लिखी हुई है, इस डब्बे में एक चीज जो लिखी है वो लिखी है फुट लूज इंडस्ट्री, है ना। ये फुट लूज इंडस्ट्रीज क्या है, फुट लूज इंडस्ट्रीज को ऐसे एग्लोमरेशन की जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है ना। यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री दैट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। यहां पर एक ये भी लिख सकते हो कि does not depend on the location या फिर vicinity of raw materials। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इनको जरूरत ही नहीं है भाई, इनको रॉ मटेरियल सबके फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिख रहे हो तो मोबाइल असेंबलिंग कंपनी, ये जो मोबाइल असेंबलिंग इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर सोचो क्या है, कोई दिक्कत है क्या, आराम से इनको सारा चिप विप अगर मिल जाए या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों के लिए क्या बोलते हैं इनको, फुट लूज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इन पे पेक्यूलियर फायदा क्या होता है कि इनका साइज जो है, साइज ऑफ प्रोडक्ट ये छोटा होता है, ठीक है। साइज ऑफ प्रोडक्ट छोटा होने से क्या होता है कि आप आराम से इसको कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करके दे सकते हो, कहीं पर भी मार्केट आपको मिल जाएगा, उतना लोड नहीं है, और जहां नहीं भी मिल रहा है तो हम वहां पर भेज देंगे, वहां भेजने का उतना कॉस्ट नहीं आएगा। तो हम यूजुअली ऐसे कोने में जाके रहना पसंद करेंगे जहां पर मेरे इस पूरे इंडस्ट्री का खर्चा कम आ जाए, किराया कम देना पड़े हमें, इसका जमीन सस्ता हो, यहाँ पर बढ़िया से हम सामान वामान मंगा के यहीं पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। तो ये क्या कहलाता है, फुट लूज इंडस्ट्रीज कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसको क्या चाहिए भाई, बस इसको रोड नेटवर्क का अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो ये अपना कंपनी कहीं पर भी खोल सकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। कहाँ गया भाई, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाई देखो, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग साइज के बेसिस पर बात करें, साइज के बेसिस पर बात करने पर हम लोग को तीन टाइप्स की इंडस्ट्रीज देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी ये तीन टाइप की इंडस्ट्रीज है, एक तो वो जो लोकल घरों में कोई भी सामान खोल देता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं इनको, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सिंपली ऐसे लिखते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
और तीसरा है लार्ज स्केल। साइज के बेसिस पर अगर हो गया तो आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर एक और टाइप यहां पर लिख सकते हो, रॉ मटेरियल के बेसिस पर। रॉ मटेरियल के बेसिस पर कितने टाइप्स के हो सकते हैं भाई? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं एग्रो बेस्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड, कुछ भी लिख लो आप, एग्रो बेस्ड लिख देता हूं मैं। मान लो कोई मिनरल रिसोर्स चाहिए आपको तो आप ऐसा लिख सकते हो मिनरल बेस्ड। मान लो कि आपका जो भी प्रोड्यूस है, जैसे कि आप फर्नीचर बनाने का काम करते हो, उसके लिए लकड़ी की जरूरत है, तो लकड़ी कहां से मिलेगी? फॉरेस्ट, तो आप ऐसा लिख सकते हो फॉरेस्ट बेस्ड। मतलब आप रॉ मटेरियल कहां से उठा के लेके आ रहे हो, वो रॉ मटेरियल ही आपकी पूरी इंडस्ट्री की जिंदगी बन सकती है। तो वैसी चीजें। इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो, मान लो आपको डेयरी प्रोडक्ट या फिर चमड़े लेदर का बिजनेस करना है, या फिर आपको वूल का बिजनेस करना है, तो आपका क्या हो गया? एनिमल बेस्ड हो गया, है ना। और एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, और एक इसमें और बचता है केमिकल बेस्ड। जैसे कि मान लो आपका पेट्रोलियम वगैरह है, केमिकल बेस्ड, उसके लिए पेट्रोल, फास्फोरस, पोटैश, ये सब कुछ ना कुछ चाहिए ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाना है तो उसके लिए कोई तो केमिकल चाहिए होगा, ऐसे थोड़ी ना बना दोगे आप। तो ये रॉ मटेरियल के बेसिस पर है। इसके इसके अलावा एक और भी फंडा होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई देखो, एक सिस्टम ये हो सकता है कि आपका इनपुट आउटपुट कैसा चल रहा है, मतलब कि आपका आउटपुट जो है वो इन इन सब प्रोडक्ट से, जो भी हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी एक्टिविटी के तहत जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग एज ए आउटपुट लेके किसी दूसरे कंपनी का रॉ मटेरियल बना दें। अगर ऐसा है, मतलब किसी दूसरे का आउटपुट इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करे, तो ये इसमें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें बना सकते हैं, कार के पार्ट्स बना सकते हैं, दूसरा कोई भी टेबल चेयर बनाना है या फिर टीवी का स्टैंड बनाना है, जहां पर भी लोहे का इस्तेमाल होगा, स्टील का इस्तेमाल होगा, रेलिंग बना सकते हैं, काउंटर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सब जगह क्या इस्तेमाल होगा? वही आयरन एंड स्टील। लेकिन आयरन एंड स्टील तो खुद ही एक सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि उसका मिनरल और जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्राइमरी। हमने आयरन एंड स्टील की बड़ी बड़ी प्लेटें बना दी, वो प्लेट्स जो होती हैं वो सेकेंडरी यूनिट, और उनको भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, वही आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल पर भी आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तो आपका मान लो बेसिक हो गया, बेसिक यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि एक बेसिक है, बेसिक के अंदर में वही सारी चीजें जैसे कि आयरन एंड स्टील, जैसा मैंने आपको बताया। और दूसरे तौर पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये आपके कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना, कि आपका कंज्यूमर क्या कहता है, कंज्यूमर बेस्ड। तो इसी का एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हो, जैसे कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। टेक्सटाइल जो है, उसके बाद फर्दर क्लॉथ में आपको पैंट बनाना है, शर्ट बनाना है, डिजाइनर कपड़े बनाने हैं, वो सब कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड कर लेंगे। इसी तरीके से आपका कोई भी मान लो कार, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग प्रोडक्ट है, जो मान लो कि एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में आप सोचो कि एक पर्सन है जो कि इसके अंदर का अलग अलग चिप्स बनाता होगा, मदरबोर्ड बनाता होगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू बनाता होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर में उसमें फिर से लगा देता है। तो ये क्या हो गई? कंज्यूमर बेस्ड हो गई। तो इस तरीके से आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आपके काम आती है। और फाइनली और लास्ट तरीके से आपका ओनर कौन है उसके बेसिस पर काम होता है। तो यहां पर एक मैं और लिख देता हूं, ओनरशिप के बेसिस पर, मतलब कि इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ओन कौन करता है। तो देखो, एक तरफ क्या होगा, आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट जब भी किसी चीज को ओन करता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर है ना, या फिर पीएसयू बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई प्लेयर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अलावा हो सकता है कि बहुत बार हम लोग एक पार्टनरशिप में काम कर लें। पार्टनरशिप दोनों टाइप की हो सकती है, मतलब एक जॉइंट सेक्टर की बात कर सकते हैं, इसमें प्राइवेट कंपनीज के अलग अलग प्लेयर्स भी आ सकते हैं, और कभी कभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक जॉइंट सेक्टर, और एक और सेक्टर यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर।
ठीक, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग को काफी सारी चीजें डिटेल से समझ में आ जाएगी कि भाई आखिरकार ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले बेस्ड अपॉन साइज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, साइज के ऊपर। साइज के ऊपर सबसे पहला हमारा जो नाम है वो है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। देखो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो है ना, इनका मेजर मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, और इनफैक्ट इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि यार ऐसी कंपनी नहीं जो कि क्या बोलते हैं कि हर सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रॉफिट बनाना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अपने हिसाब से काम करती है, ये अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करती है, बस इतना प्रोड्यूस कर लें जिससे कि उनका परिवार का पेट चल जाए। प्रॉफिट कमाना मेजर मकसद नहीं है, सर्वाइवल यहां पर मेजर मकसद है। और इसी के साथ साथ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कुछ लोकल विलेज पर जाके कोई सामान बेच देते हैं, बार्टर सिस्टम पर जाके कोई सामान अदला बदली करके लेते आते हैं, तो वैसी कुछ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखने को मिले कभी, तो आप लोग समझना हमेशा कि ये अपने लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है ना। लोकल रॉ मटेरियल, जैसे कि आप लोगों ने, गर्मी का टाइम आ रहा है भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी है ना। जब ये अर्थन पॉट, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो कौन बनाता है इन सबको? आप देखोगे कि ऐसे ही हाउस होल्ड टाइप के कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं, अपने घर में ही वो पूरा चलाते हैं, स्पॉट्स को बनाते हैं और बेचते हैं, है ना। इसके लिए कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं स्टैब्लिश हो चुकी है आज के जमाने में, है कि नहीं। सिमिलरली आप कभी बास्केट देखते हो, बास्केट, इस बास्केट में बहुत सारे बैम्बू के पीसेस लगे होते हैं, है ना। ये जो बास्केट है आपका, ये बास्केट कैसे रहेगा? बैम्बू बास्केट। ये भी तो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसी चीजें जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने खुद के जीवन यापन के लिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं है, बस इतना हो कि भाई अपना पेट पाल लें, ये लोग बार्टर सिस्टम पर काम कर लें, उस हिसाब से ये काम करना चाहते हैं। कॉमर्शियल पर्पस इनका बहुत ज्यादा होता नहीं है। इसके अलावा आप लोग यहां पर ये भी देख सकते हो कि जैसे मान लो आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिकल इंडस्ट्री देखा है क्या? पिकल, पिकल बनाने के लिए लोग घर में अपने अचार वगैरह डाल देते हैं और फिर उसको मार्केट में ले जाके बेच डालते हैं। ऐसे कोई भी फूड स्टफ्स भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे फूड स्टफ्स लाइक पिकल्स, इन सब चीजों का जब भी आप लोग बात करते हो ना, तो ये सब किस में आएगा? हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आएगा। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में सिंपल सा है कि इनके पास भाई देखो ऐसा कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं होती है, हाईटेक इंडस्ट्री सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर लेते हैं या फिर वहीं से निकाल लेते हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो लोग बस कुछ मैन्युफैक्चर कर देते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते हैं, इसीलिए इसको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में रखा गया है। दूसरा जो इसी तरीके से है एग्जाम्पल, वो है दूसरा इसका पार्ट जो है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप लोग हमेशा इस तरीके से याद रखना कि यहां पर जो लोकल लेवल पर घरों के अंदर काम होता था, यहां पर उस घर की जरूरत नहीं, मतलब उस घर में काम नहीं होगा। आपको ना एक छोटा सा अपना प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर बनाना पड़ेगा। अब ये घरों में यहां पर क्या हो रहा है, लोकल रॉ मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, है ना। यहां पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, और यहां पर ना आपको स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए और ना ही नॉन स्किल्ड लेबर चाहिए, यहां पर आपको सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए। सेमी स्किल्ड लेबर, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो गया, एक सेमी स्किल्ड लेबर हो गया, और बहुत ही सिंपल टेक्निक या सिंपल टूल आपको चाहिए यहां पर। सिंपल टूल्स या मैकेनिक्स जो कि लेस पावर कंजम्पशन का हो। ऐसा ना हो कि उसके लिए भाई एक इंडस्ट्रियल लाइन की जरूरत पड़ जाए। आप छोटे छोटे कंपनी, मतलब छोटा, आपको बस आपका जैसा 220 वोल्ट का आता होगा, वैसे ही सरकार
एक जब कॉमर्शियल यूनिट जब देती है ना, तो आपको 3 फेज की दे देती है कि ये लो 3 फेज की लाइट ले जाओ। इंडस्ट्रियल यूनिट में आप सबको 220 देते हैं, तुम्हें 440 वोल्ट का हम लोग सप्लाई दे देते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो कहीं पर भी स्टैब्लिश हो सकता है, वो जो भी आपके गांव वगैरह में है सब जगह ये भी आ सकता है, बस उसकी पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इन सब चीजों से अगर आप समझ जाते हो, आपके पास एक छोटा सा कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, कोई भी छोटा सा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, आपके पास सेमी स्किल्ड लेबर हैं और आपके पास सिंपल टूल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये भी वही काम करेंगे। देखो जैसे ये लोकल रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, ये भी लोकल रॉ मटेरियल यूज करेंगे, लोकल रॉ मटेरियल। इतना पैसा नहीं है कि बाहर से कोई मटेरियल लेके आए, इंपोर्ट करें और फिर उसका प्रोडक्शन करें। स्मॉल स्केल की बस की बात नहीं, वो लार्ज स्केल वाले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर घर के बाहर की बात हो रही है इतनी जगहों पर, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ऐसे ही हिंट देता हूं, आपको शायद याद आ जाए। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कारपेट कंपनी का बात किया था, है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लिख सकते हो, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। आप देखोगे कि यहां पर छोटे छोटे एक ही कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे यहां पर क्या लगे होते हैं, हैंडलूम्स लगे होते हैं, हैंडलूम्स, है ना। हैंडलूम्स में वैसे तो देखो कोई पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज के टाइम पर थोड़ा सा टेक्निकल काम भी होता है। इनकी कटाई होती है किसी एक टूल से, तो वो ले लेते हैं। उसके बाद उनकी धुलाई होती है प्रॉपर, वो एक छोटी मशीन होती है। तो ऐसे छोटे छोटे मशीन्स, कहीं पर भी एक घर जैसा कोई भी एक प्लेस ले लो, वहां पर कम से कम 20 25 30 लेबर को बुला लो जो कि सेमी स्किल्ड हो, उनको डिजाइन दे दो, उस डिजाइन से वो लोग कारपेट ड्रॉ करके दे देंगे आपको। ऐसा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं और मूर्तियों का एक प्रोडक्शन यूनिट खोल देते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइडल, आइडल मैन्युफैक्चरिंग। या फिर आप लोग को बहुत बार ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रॉन्ज आइडल लिख सकते हैं, ब्रॉन्ज आइडल मैन्युफैक्चरिंग। या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि ब्रॉन्ज के जो यूटेंसिल्स होते हैं, उन यूटेंसिल्स को बनाने के लिए एक बहुत ही छोटी सी कंपनी, इंडस्ट्री खोल दी जाती है कि हमें रॉ प्लेट मिलता है, उसको ठोक ठोक के हथौड़े से मार मार के हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉन्ज के अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स बना देते हैं। तो ये सारी चीजें, इन सब के लिए जरूरत क्या होगी कि आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा प्लेस लो, वहां पर कुछ स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर को डालो, वो अपना लेबर जैसा काम सेमी स्किल्ड के तौर पर करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें तो चाहिए ना। हर बार ऐसा नहीं है कि बस आपको सामान ढोके वहां से वहां पहुंचाना, नहीं ऐसा नहीं है। उनको स्किल आनी चाहिए ना, ब्रॉन्ज आइडल बनाना है तो आइडल के लिए थोड़ी सी उनको कलाकृतियां बनाने आनी चाहिए। यहाँ पर गलीचा का जो या फिर जो कारपेट होता है उसका अगर जो डिजाइन है वो डिजाइन देना आना चाहिए, इसीलिए सेमी स्किल्ड लोग हैं। इस तरीके से आप यहां पर स्मॉल स्केल समझ सकते हो। यहां पर इसी के साथ साथ तीसरा जो आता है वो आता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डिफिनीशन जो भी आप बड़े लेवल पर सोच सकते हो वो सब कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर में आ सकता है। यहां पर हर एक वो चीज चाहिए आपको, एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, या फिर जितने भी टाटा कार के लिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे सारे डिफिनीशन लिख रहे थे ना कि इनको इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीज इसको चाहिए, है ना। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हर एक वो चीज चाहिए, वही उतने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वही आपको प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करनी होगी, एक ऑटोमेशन का काम चाहिए होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड क्या बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट आपको चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपका जो सेल्स है, मार्केटिंग है, इन सब तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ये सब चाहिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आपको वो मुद्दा चाहिए होगा, है ना। तो ये आपका डिफाइन क्या करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहां पर बस मैं ये लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर देखता हूं वहां से अगर कट के आ जाए तो। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। इसको एक बार उठा लेते हैं, लेकिन ये उठा नहीं पाएंगे यहां से। इसको कॉपी कर ले अगर तो देख लेते हैं एक बार, और इसको पहुंचा देते हैं नीचे। आ जाओ भैया,
जहाँ पर हम लोग पहुँचे थे वहीं पर एक 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 एक्स्ट्रा ऐड ही तो किया था हमने बस। हाँ देखो यहाँ पर ये आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, यहीं पर तीसरा नंबर डालता हूं मैं और लिख देता हूं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सही हो गया ना? अब तो अब इसी तरीके से ये सारे की सारी चीजें आपको क्या चाहिए होंगी, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में चाहिए होती हैं। और एग्जाम्पल भी बिल्कुल परफेक्ट है, इस हिसाब से आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी समझ चुके हो। यहां पर एक बार और समझना कि देखो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से करता है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल का मतलब क्या है कि आपके ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो कि बहुत पुराने टाइम से वहीं पर बसे हैं, वहीं पर काम वाम कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इनके बारे में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में एक बार वापस से बात करेंगे। ठीक है, तो हाईटेक वाला जो पोर्शन है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल का तो हम समझ गए। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर अभी आपको इसमें भी मिलेगा, एक रर रीजन है जर्मनी का। जो ये रर रीजन है वहां पर बहुत सारे ऐसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, या फिर समझ लो अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले रीजन में वहां पर मिनरल रिच रिसोर्सेज हैं। तो वहां पर कोई पुराने जमाने की कंपनी चल रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यूएसए में एक प्लेस है जहां पर एप्पल की कंपनी लगी है। अब एप्पल वहां की कंपनी को देख रहा है यार यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। उसने क्या किया, उसने किसी दूसरी जगह पर हाईटेक सेटअप करने का सोचा। इंडिया में सोचा कि अब वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, मार्केट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यूएसए में तो सब एप्पल का फ़ोन लेके घूम रहे हैं, अभी इंडिया में लोगों के पास कम है। तो ऐसी चीज़ों को देख के वो क्या करेगा, एक हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दूर कहीं खोल देगा जहाँ पर मार्केट की एक्सेसिबिलिटी हो, चीप लेबर सोर्स हो। तो इस तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का लोकेशन शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ गए हो तो हम लोग दूसरे बेसिस पर बात करते हैं जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे थे। यहां पर मैं लिखता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स। अब समझो इस चीज को, सबसे पहले आप यहां पर समझना कि हम लोग एग्रो बेस्ड बात करते हैं। अब ये सब बहुत ही इजी सा है, बस अब अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल बना रहेगा ना तो आप डेफिनेटली इसको समझ लोगे। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिसके लिए आपका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल डिराइव्ड हो, है ना। यहां पर आपका जो इनपुट होगा वो कहां से आएगा, वो आएगा एग्रीकल्चरल फील्ड से। और इसका ही बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आप लोग किस में देख सकते हो, आपका फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, अब फूड प्रोसेसिंग में मान लो कि आपको क्या बनाना है, पोटैटो चिप्स, है ना। पोटैटो चिप्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या आएगा, पोटैटो। ये कहां से मिल रहा होगा, इसको यहां से मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर एग्रो बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हो सकती है क्या इसका एग्जांपल, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी जो बेसिक है वो क्या होगा, कॉटन। वो भी आप लिख सकते हो, इसको क्या चाहिए भैया, कॉटन चाहिए इसको। तो ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी चीजें आ सकती हैं वहां पर आप लोग इसको डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझो कि ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी हैं जैसे कि हम लोग डाइंग का काम कर लेते हैं, मतलब डाई बनाने का काम कर लेते हैं। और जो भी नेचुरल कलर्स होते हैं ना उनसे डाई बनाने का काम करते हैं। तो डाई बनाने का काम हो गया आपका, या फिर इसके अलावा कोई भी हम लोग पिकल फॉर्मेशन जब करते हैं तो ऐसे बहुत सारे आप समझो एग्जाम्पल के तौर पर लिखना कि क्या होते हैं, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, पिकल बनाने का काम करते हैं, पिकल फॉर्मेशन। इसके लिए क्या चाहिए उनको, रॉ मटेरियल क्या चाहिए भाई, रॉ मटेरियल चाहिए मैंगो, दूसरे वेजिटेबल्स, है ना। इन सबसे आराम से वो कर सकते हैं।
तो अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड आपका कोई भी ऐसी कंपनी है तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। सिंपल सही था। दूसरे नंबर पर हम लोग इसको देखते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे हो सकते हैं, है ना। यहां पर लिखता हूं मैं दूसरे नंबर पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहां पर क्या है भाई, मिनरल आपका बेसिस होना चाहिए। मिनरल कहां पे आएगा आप खुद ही सोच सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, अब इसको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। आयरन एंड स्टील बोल लो आप, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, है ना। इनके लिए जो आपका बेसिक है वो क्या होगा, आयरन ओर होगा। आयरन ओर से पिग आयरन बनेगा। पिग आयरन में आप लोग थोड़ा सा और प्रोसेस करोगे, मैंगनीज वगैरह मिलाओगे और आप स्टील भी बना दोगे। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो, आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो और इस स्टील को फर्दर और भी बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इवन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स और लिखो, जो कुछ नए लिखो आप लोग एग्जांपल, ये सब मिलता नहीं है जल्दी आपको। एग्जांपल के तौर पर आप लिखो बैटरी मैन्युफैक्चर। बैटरी मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है भाई, जिसके पास रॉ मटेरियल में क्या चाहिए उसको, रॉ मटेरियल में चाहिए उसको लिथियम। लिथियम जहां पर अवेलेबल मिलेगा वहीं पर वो खुलेगा। सिमिलरली आप इस तरीके से और भी लिख सकते हो, जैसे बैटरी हो गया, आप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जैसे सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर, इसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में चाहिए आपको सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, कुछ एक बेसिक मिनरल सोर्स चाहिए आपको जो कि सेमीकंडक्टर बना सकता है। सिलिकॉन वगैरह चाहिए आपको, तो सिलिकॉन वगैरह कहाँ मिलेगा आपको, जहां मिलेगा वहां पर बना लोगे। तो ऐसे बेसिक मिनरल चाहिए, मतलब कि इसमें हर बार जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये जो मिनरल हो, ऐसे आप तीन कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हो इसको। वैसे एक हो सकता है आपका फेरस मिनरल हो, है ना, एक हो सकता है आपका नॉन फेरस हो, मतलब फेरस के अलावा और भी कोई भी, मतलब मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, सब चलेगा। यहाँ पर कोई भी टाइप का मिनरल होना चाहिए। फेरस की जगह पर इसी तरीके से ऐसे लिख लो, मिनरल या मेटेलिक हो या फिर नॉन मेटेलिक हो, ये सब भी आपके बढ़िया इंडस्ट्री में काउंट हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आप हमेशा कोट करना, ये सारी चीजें आपके मतलब थोड़ा सा आपको डिफरेंट बनाएगी। इवन जैसे आप लोग ये देखते हो कि बहुत बार सीमेंट वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, उस सीमेंट से आपका अलग से वो रूफ बनता है, देखा है, सीमेंट के फ्लोर से सीमेंट का एक रूफ बनता है ऐसे वाला, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। जो ये ऐसे रूफ बनाते हैं हम लोग, तो ये भी किससे बनता है, आयरन स्टील टाइप के कुछ चीजों से बनता होगा। तो वो सब वही यही सारी चीजें हैं, है ना, सीमेंट से बन जाता है। सीमेंट रूफ्स बोलते हैं इनको। तो ये सब चीजों के लिए आपको ऐसे ही मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी तरीके से एक और जो हम तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं वो है हमारा, तीसरे नंबर पर केमिकल बेस्ड। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं भाई, आप इसके एग्जांपल पे लिख सकते हो आपका पेट्रोल क्या है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और इवन केवल इतना ही नहीं, आप इसके एग्जाम्पल पर और भी लिख सकते हो, जैसे कि इंसेक्टिसाइड कोई बनाता होगा, बहुत सारे उसमें भी तो यूज होते होंगे, पेस्टिसाइड बनाता होगा, उसमें भी इस्तेमाल आते होंगे। ये बताओ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये लोग भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर भी काम आएगा। तो ये सब कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको डेफिनेटली ऐसी चीजें मिलेंगी। अब आप खुद ही सोचो एक चीज कि केमिकली आप लोग और क्या उगा सकते हो, मतलब क्या बनाते हो। आप बताओ कि आज का पूरा जमाना जो है वो किस पे टिका हुआ है, प्लास्टिक्स पर टिका हुआ है। तो प्लास्टिक क्या है, अपने आप में केमिकल है। उस प्लास्टिक से अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हो तो किस में आएगा, वो प्लास्टिक इसमें ही काउंट होगा। और इसीलिए यहां पर प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स के अलावा आप लोग लिख सकते हो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर करने के लिए सारी दुनिया जो है सिंथेटिक फाइबर पर पता नहीं कितनी सारी चीजें बना दे रही हैं। वो सिंथेटिक फाइबर आपका क्या केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे, केमिकल बेस्ड चले जाएंगे, है ना। अब इसी तरीके से चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं जिसमें आपके फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल हो। यहीं पर मैं डिवाइड कर देता हूं, चौथे नंबर पर आप लिखना
फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड मतलब कि जितना भी टिम्बर, आपको अगर फर्नीचर बनाना है या फिर आपको रबर एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल रबर की बात हो रही है यहां पर, है ना, वहां पर सिंथेटिक रबर था, ये अगर नेचुरल रबर है, आपको पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री बनानी है, ये सब के सब कहां पर काम आएंगे भाई, कहां पर काम आएंगे, इसी में। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मिला है, रुको वो भी दिखाता हूं आप लोग को, इसमें नहीं, अभी याद आया है, जब हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल स्केल में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की जब बात कर रहे थे, तो यहां पर एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं मैं, जो आपके प्रिंटिंग शॉप्स होते हैं, कौन सा शादी कार्ड छपवाए हो आप लोग कभी? अरे अपना नहीं किया होगा आप लोगों ने, किसी भैया दीदी या फिर घर परिवार में किसी और का शादी कार्ड छपवाने गए होगे ना आप लोग, तो वहां पर भी तो एक छोटा सा कंपनी होता है, शादी की कार्ड प्रिंटिंग, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ये हमेशा याद रहे, है ना, भूलना मत इसको। शादी कार्ड प्रिंटिंग में क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही काउंट होता है। यहां पर एक तो फर्जी आ गया, इसको डिलीट कर देता हूं। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग हाँ यहां पर थे फॉरेस्ट बेस्ड में, यही टिम्बर, फर्नीचर, नेचुरल रबर, पेपर एंड पल्प, जहां जो भी चीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस बना दे, है ना। अब यहां पर टिम्बर फर्नीचर के अलावा जो आपके आजकल के टाइम पर नए तरीके से जो प्लाईवुड्स आ रहे हैं, है ना, माइका आ रहा है, माइका जो सरफेस पर लगता है वो भी क्या है, वुडन प्रोडक्ट ही है भैया, उसी तरीके से लगता है। तो जितने भी आपके ऐसे लैविश आइटम्स आते हैं वो सब फॉरेस्ट डिराइव्ड ही है, फॉरेस्ट डिराइव्ड है तो यार फॉरेस्ट रिच रॉ मटेरियल है वहां पे। सिमिलरली आप इस तरीके से एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी ले सकते हो, है ना। यहां पर एक, यहां पर लिखते हैं 5वें नंबर पर, एनिमल बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज। अब यहां पर आपको देखो क्या क्या चीजें एनिमल से मिल सकती हैं। आपको सबसे पहले मिलेगा लेदर, है ना, फिर आपको क्या मिल सकता है, वूल मिल सकता है, आपको और क्या मिल सकता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, इतनी चीजें तो मिलेंगी आपको, है ना। एनिमल बेस्ड, अब यहीं पर आप अपना ऐसा भी बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर अगर आप लोग करना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चर में अगर आप लोग किसी एनिमल से, ऐसे पोल्ट्री से, आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करना, पोल्ट्री फार्मिंग तो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन वहां से मान लो अंडे निकल रहे हैं, इस अंडे से निकलने से अगर आप लोग इसका कुछ अलग लेवल पर प्रोडक्शन लेके जा रहे हो, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो कि एग के कुछ चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, एग से कुछ भी और नया मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से एनिमल से भी जो जो चीजें आप लोग को समझ में आती है वो सब चीजें कर सकते हो। और इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्शन में आप लोग को एक इसके बारे में पता है क्या, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था अपने यहाँ पर, कब की बात है ये, व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 1970s में, और यहां पर एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, क्या नाम था उनका, याद है क्या, वर्गीस कुरियन। इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन लिया था और वहां से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखना स्टार्ट कर चुके थे। अरे आपको सब बनाना डेयरी प्रोडक्ट में, दूध दही, दूध भी प्रोड्यूस होता है अब तो, दूध दूध अगर नहीं है तो मिल्क पाउडर बना दो, मिल्क पाउडर के अलावा आपका दही हो गया, आपके स्वीटेंड प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, इसके अलावा पनीर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहां पर कर सकते हो, है ना। आपका सारा क्या हो जाएगा, वो आपके एनिमल बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर एक चीज जो हम लोग और भी पढ़ रहे थे वो था कि हम लोग का आउटपुट बेस्ड क्या होगा। तो आउटपुट बेस्ड में हम लोगों ने उसी टाइम पर बात कर लिया था कि उसमें उतने उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है इसमें, इस एनसीईआरटी में, और इनफैक्ट मैंने काफी अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया था कि कहां गया ये, यहां पर, कि अगर यहां पर आयरन, हाँ, कि अगर यहां पर आयरन एंड स्टील है ना, तो आयरन एंड स्टील कहीं ना कहीं से अपना प्रोड्यूस लेके वो उसको किस में तब्दील कर देगा, ये आयरन एंड स्टील बहुत सारे मशीन्स बना देगा, ठीक है। तो ये मशीन प्रोड्यूस करने वाला क्या होगा, आउटपुट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेगा, क्लॉथ बना देगा,
कंप्यूटर मैन्युफैक्चर तो हम लोगों ने ऑलरेडी बोला ही था, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग और इन सबसे कंपोनेंट लेके अपना कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो अलग अलग टाइप्स। तो ये आउटपुट बेस्ड हो गया अपना। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक जो आता है, हाँ, वो आता है हमारा इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो हम इस तरीके से बोल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये भी बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर, है ना, जिसको हम लोग पीएसयूज भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना। कौन कौन से पीएसयूज आप बोल सकते हो, एग्जांपल दो जरा। एनटीपीसी बोल सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोल सकते हो, आईओसीएल। फिर इसके बाद आप बीईएल बोल सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद आप सेल, गेल, जो भी लिखना है सब लिख सकते हो, है ना। ये सब क्या है, आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं। सिमिलरली आप एक बात बताना जरा, गवर्नमेंट के अंदर में तो अभी बहुत सारा डिफेंस सेक्टर भी है ना। डिफेंस भी तो यही प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि DRDO लिख सकते हो आप यहां पर। सिमिलरली आप जो स्पेस की बात करते हो, स्पेस में भी बहुत सारे स्पेस शिप्स वगैरह प्रेजेंट हो रहे हैं। ये कौन बना रहा है, इसरो, है ना। अब हालांकि थोड़ा थोड़ा पोर्शंस जो है उनको प्राइवेट सेक्टर्स को बनाने का भी इजाजत दे दिया गया है ना, लेकिन अभी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अच्छा खासा होल्ड रखती है इन सब चीजों पर। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो कि प्राइवेट बेसिस पर, मतलब ओनरशिप जो है उनका क्या है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, यहां पर लिखना हूं। दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में एक इंडिविजुअल ओनर होगा, इंडिविजुअल पर्सन जो होगा वो अपना ओनर होगा, है ना। अब एग्जांपल के तौर पर बतेरो एग्जांपल्स हैं यार आपके पास में, आप लिख लो यार, टाटा, बिरला, जो लिखना है सब लिख लो यहां पर, है ना। यहां पर आप टाटा का TCS भी लिख सकते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। विप्रो में जॉब करने जाते हो वहां पर लिख सकते हो। इवन आपका जो एयरटेल है, एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, मतलब ऐसे जितने भी, रिलायंस का नाम लिख लो भाई, इनको कैसे भूल सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो कि कुछ ना कुछ अपना मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं। और इसी में मैं साथ में ही लिख देता हूं यहां पर कि सिमिलरली एक तीसरे नंबर पर एक और आता है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर, यहां पर देखो दो कंडीशन है, या तो मेनी प्राइवेट प्लेयर्स हो और या तो प्राइवेट हो प्लस गवर्नमेंट हो, इनका भी पार्टनरशिप चल सकता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी में पढ़े होंगे कि भाई एक काम करते हैं, तुम पहले इसको बिल्ड करो, फिर इसको लीज पर ले जाओ, फिर उसको ट्रांसफर कर देना, है ना। BLT बोलते हैं, BLT, बिल्ड लीज ट्रांसफर। फिर एक ऐसा होता है बिल्ड करो, लीज करो, ओन करो कुछ दिन के लिए और फिर ट्रांसफर कर दो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फंडे हैं, जैसे कि मेट्रो कौन है, लार्सन एंड टर्बो, LNT कंपनी जो है वो बहुत तेजी से, LNT ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये मेट्रो यहां पर आ जाता है। सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे दूसरे कंपनीज आप बोल सकते हैं। और इनफैक्ट यहां पर आप, अभी तो देसी कंपनी का मैंने नाम लिखा था, यहां पर आप थोड़े बड़े कंपनीज की बात करो तो अभी तक जितनी की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि एप्पल हो गया, BMW हो गया, ये सब कौन है, ये सब कंपनीज के ही तो नाम है। इनको कोई एक प्राइवेट पर्सन, एक पर्सन ओन कर रहा है। तो ये तीनों हो गए ज्वाइंट सेक्टर। और इसी में मैंने आपको बताया था कि भाई एक और सेक्टर होता है जिसको कि जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मेनी पीपल कम टुगेदर टू मैन्युफैक्चर समथिंग। तो ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिसमें मान लो 10, 15, 20, 50 लोग मिल गए,
सब लोगों ने बोला कि यार मेरे पास 100 रुपए है, किसी ने बोला 1000 रुपए, सब लोग डालो उसमें, कंपनी बनाओ अपनी और उससे कुछ मैन्युफैक्चर करने लगो। तो वो एक कॉमन प्लेस जो होगा वो कहलाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मान लो पिकल्स बना रही हैं, है ना, पिकल्स बना रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? कोऑपरेटिव सेक्टर का हो जाएगा। डन है ये। अगर ये चार आप समझ गए हो तो इसके बाद आप थोड़ा सा इस पे समझो कि एक, जैसा हम लोग बात कर रहे थे अभी कि एक ना ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम लोग बात कर रहे थे ना, इसके लिए एक बड़ा सा है, मैंने बताया लास्ट टॉपिक हम लोग इसी पर देख लेंगे। तो यहां पर एक लिखता हूं मैं, एक होता है अपना ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। और एक होता है हमारे पास हाईटेक, हाईटेक इंडस्ट्रीज, या फिर इसको हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं, हाँ हाईटेक इंडस्ट्री ही बोल रहे हैं, हाईटेक या हाई टेक्नोलॉजी कुछ भी बोल दो आप लोग। हाईटेक इंडस्ट्रीज, अब जरा यहां पर सबसे पहले अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं, तो यहां पर आप देख सकते हो रर रीजन, रर रीजन जर्मनी का है। यहां पर ना बहुत ही ज्यादा आयरन एंड स्टील किसी जमाने में मिला करता था। अर्लियर आयरन एंड स्टील, बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर लेबर जो है, लेबर कॉस्ट वो बढ़ गया। सिमिलरली जो मिनरल रिसोर्सेस थे, मिनरल रिसोर्सेस वो खत्म हो गए। अब क्या करें इसका, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम लोग बेसिकली कुछ नए बिल्डिंग्स में, कुछ नए सोसाइटीज में, कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। यहां पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसको हाईटेक बना दिया, मतलब क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया इधर। तो ऐसे कई सारे जगह हैं जो कि पुराने जमाने में ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को अगर आपको समझना है तो सिंपल से समझो कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर धुएं निकलते हो, है ना, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज जहां पर धुएं निकलते हो, आप समझ लेना वो क्या होगी, लार्ज स्केल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होंगी। यही है, ये क्या कहलाती है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती है ना, हाईटेक इंडस्ट्रीज तो यार देखो जबरदस्त टाइप की होंगी। जबरदस्त टाइप की कैसे, आप ऐसा समझो कि यहां पर आप बोल सकते हो कि तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सारी चीजें आएंगी, वो यहां पर आ जाएंगी, है ना, हाईटेक वाले में आ जाएंगी। तो यहां पर आप लोग जैसे लिखते हो सिलिकॉन वैली का एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हो सिलिकॉन वैली, या फिर अपना बैंगलोर वाला आईटी हब, है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये हाईटेक इंडस्ट्रीज में है। इनके फीचर्स भी आप वैसे ही समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, एडवांस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऐसी चीजें मिलेंगी। यहां पर रिलेटिवली स्पेशियस स्पेशियस यूनिट्स होंगे, कंजस्टेड नहीं होगा, आराम से लोग फैल फैल के काम कर रहे होंगे, अपने अपने प्लेसेस पर काम कर रहे होंगे। यहां पर इंडिविजुअल पर्सन्स पर फोकस किया जाता है कि भाई तुम अपने हिसाब से पूरा फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए बढ़िया से काम करो, दिमाग लगाओ, लेजर टाइम देते हैं। यहां पर क्या होता है ना, पूरा कॉम्पैक्ट होता है पूरा। यहां पर लिख सकते हैं इन सब में कि ये पॉल्यूशन युक्त होगा, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा यहां पर। यहां पर जो आप बोल सकते हो कॉम्पैक्ट लिविंग कंडीशंस होंगे। यहां पर आपके सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन बहुत ही पुअर होगा, और इन सब में सैनिटेशन परफेक्ट होगा बिल्कुल। यहां पर आप देखोगे कि
पुराने जमाने में जैसे जो भी चीजें देखते थे कि ना इक्वालिटी नाम की चीज नहीं होती है, तो ये ट्रेडिशनल वगैरह सब जगह मिलेगा, यहाँ पर मेल डोमिनेंसी मिलेगी। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग काम करते हुए बहुत इजीली तरीके से मिल जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ऐसे पूरे इंडस्ट्रीज को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोपोलिस। इसको याद रखना है ना, ये यूपीएससी पूछ सकती है, टेक्नोपोलिस। ये टेक्नोपोलिस क्या है? कुछ नहीं है, बस हाईटेक इंडस्ट्रीज है। हाईटेक इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? टेक्नोपोलिस बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली और ये सारी चीजें। यहां पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बढ़िया एकदम मस्त टाइप का यहां पर प्लान्ड पार्क्स होंगे, यहां पर आपका लेजर स्पेस होगा, ऐसे हाईटेक इंडस्ट्रीज में, है ना। इन सब जगहों पर आपके पर्सनल वैल्यूज या फिर पर्सनल फ्रीडम का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यहां पर आपको प्रॉपरली सारी चीजें, जैसे कि हम लोग जब आईटी हब या एआई बेस्ड बोल रहे हैं, तो यहां पर आपके सारे के सारे रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड बोलते हैं, कैड डिजाइंस होंगी यहां पर सारी चीजें। यहां पर मेजॉरिटी चीजें क्या होंगी? अनप्लैंड होंगी, अनप्लैंड होंगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों इंडस्ट्रीज का यहां पर मोटा मोटा एक नॉर्मल तरीके से आप वो देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा यही है। जो पुरानी टेक्सटाइल कंपनीज हैं वो सब इसी में आएंगी। पुराने जमाने की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं, वो सब इसी का एग्जांपल्स में आएंगी। तो आई थिंक अपना ये जो चैप्टर है ये मोटा मोटा अपना खत्म होने को है। बस एक चीज आपका और मैं बता देता हूं आपको, एक चीज मेरा छूट गया है, इसको यहां पर देखते हैं। जब भी हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो आप बताओ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ज्यादा कहां पर रहेंगी? आप बोलोगे कि सर ये वहां मिलेंगी जहां पर सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। यहां पर यूजुअली जो कंट्री होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो खुद काम करना चाहती है। यहां पर देखो ये वाला जो अपना प्राइवेट सेक्टर है, आप बोलोगे ये कहां पर मिलेगा? तो मैं बताऊंगा, देखो भाई, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं वो आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा तेजी से फ्लरिश करता है। और सिमिलरली अगर आप मिक्स्ड की बात करोगे तो मैं बोलूंगा कि यार देखो, जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है लाइक इंडिया, यहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। दोनों का बढ़िया रोल दिखेगा। इंडिया एग्जांपल में लिख लो आप। ठीक, इस तरीके से यहां पर अगर आपको कैपिटलिस्ट लिखना है तो आप यूएसए लिख दो, आपको सोशलिस्ट लिखना है तो अभी के लिए तो चाइना लिख सकते हो आप लोग। वैसे चाइना में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना के अंडरटेकिंग्स में, मतलब चाइना गवर्नमेंट के अंदर में होती हैं, तो मेजर इंडस्ट्रीज वहां पर है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा मोटा मोटा जितना मुझे आपको पढ़ाना था। आई थिंक आपको ये चैप्टर मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कीजिए उस टेलीग्राम चैनल पर जो शुरुआत में दिखाया था, और वहां पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगर आपके मन में कोई भी दुविधा होती है तो मिलते हैं आप सभी से एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे आपके टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।